अभी आपने यामी गौतम जी का एक सुना होगा, कुछ किस्सा हुआ था धुरंधर 2 के बाद। तो यामी गौतम की सर स्टोरी ऐसी है कि उनके जो पति है आदित्य धर, तो उन्होंने बढ़िया टैक्स प्लानिंग की है। इसको टैक्स प्लानिंग बोल सकते हैं। ओके। एक कैमियो रोल दिया और 8 करोड़ रुपीस ट्रांसफर किए। अब वो 8 करोड़ रुपए के ऊपर टैक्स प्लानिंग कर ली उन्होंने बढ़िया। सर देखो, जैसा मैंने कहा आपको, क्रिकेटर्स जो है अगर 182 डेज से ज्यादा आउट ऑफ इंडिया रहते हैं तो उनकी टैक्स प्लानिंग अलग तरीके से होती है। वो लोग रेसिडेंट नहीं कहलाते हैं। हाँ, करेक्ट। तो अब वो एनआरआई हो जाते हैं। एनआरआई हो जाते हैं। रिसेंटली एक कैंडिडेट से मिला था ओके। जो फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उनसे पूछा मैंने, बोले यार आप तो इतने स्टूडियस नहीं थे, तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। तो बोले जब सीए में घुसी तो स्टूडियस नहीं, कंसेप्ट के पीछे भागी कि क्या कंसेप्ट कैसे होने चाहिए। तो सीए इज ऑल अबाउट कंसेप्ट। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप कर लोगे, तो उसमें परसेंटेज इतना मायने नहीं रखता। एंड शी वॉज वेरी एवरेज स्टूडेंट। वो बस ध्यान रखती थी कि 50% के ऊपर आने चाहिए उसको। अच्छा। हाँ, तो उसको कभी भी 60 भी क्रॉस नहीं हुआ है, बट फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वाह, मतलब सीए की पढ़ाई में भी उन्होंने कैलकुलेशन किया काफी, किया, और उसके कैलकुलेशन बेसिस किया, पे। प्रैक्टिस बहुत की मैंने। मैं बहुत आवर्स बैठता था। मुझे तो अटेम्प्ट्स लगे हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ मैं फाइनेंस में बहुत वीक था। ग्रुप 2 जो सीए फाइनल का होता है उसमें मेरे को एकदम फट से मैं क्लियर हो गया। बट ग्रुप 1 वाज अ नाइटमेयर मेरे लिए। तो सबसे बड़ा रोल मुझे लगता है एग्जीक्यूशन का है। जो अच्छे से एग्जीक्यूट करता है वो अच्छा बिजनेसमैन है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको फाइनेंसेस नहीं समझ में आते इतने, तो सीए को रख सकते हैं। तो बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऐसे हैं जो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सीए की डिग्री सरेंडर कर दी है। आज के टाइम पे वो सिर्फ और सिर्फ वो बिजनेस ही कर रहे हैं। जो दोनों एंड होती है KET से, वो दोनों मुझे बहुत पसंद है। KET। ओके। एक है शेयर मार्केट ओके। और दूसरा है क्रिकेट। ओके। हाँ, तो उसमें इन दोनों में भी उनका नंबर कहीं नहीं लगा। ओके। You're watching Success Fun Day. Success simplified. Fun Day amplified. कहते हैं पैसा बोलता है, लेकिन आज हम सुनेंगे एक ऐसे इंसान को जो पैसे को समझता है और पैसा उसे समझता है। टैक्स और टेंशन दोनों का फाइनेंशियल सॉल्यूशन लेकर आज हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे नामचीन सीए जिनमें एक यूनिक एबिलिटी है, कुछ अनजान से खतरनाक से दिखने वाले नंबर्स को भी आपका दोस्त बनाने की। द स्टोरी टेलर थ्रू नंबर्स हु आल्सो शेप्स डेस्टिनीज थ्रू हिज मैच्योर्ड एडवाइसेस। प्लीज वेलकम सीए पुनीत सुरोलिया। थैंक यू सो मच। वेलकम टू सक्सेस फंडे पुनीत जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो सबसे पहला सवाल आउट ऑफ सिलेबस। अभी आपने यामी गौतम जी का एक सुना होगा, कुछ किस्सा हुआ था धुरंधर 2 के बाद। तो जरा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि वो एक्चुअल क्या कहानी और कैसे क्या हुआ हो। सर फर्स्ट क्वेश्चन ही आंसर लेके आ गए आप। मतलब बहुत अपडेटेड हो। हाँ। तो यामी गौतम की सर स्टोरी ऐसी है कि उनके जो पति है आदित्य धर, वो खुद ही प्रोड्यूसर है। ओके। तो उन्होंने बढ़िया टैक्स प्लानिंग की है। इसको टैक्स प्लानिंग बोल सकते हैं। ओके। एक कैमियो रोल दिया और 8 करोड़ रुपीस ट्रांसफर किए। अब वो 8 करोड़ रुपए के ऊपर टैक्स प्लानिंग कर ली उन्होंने बढ़िया। अब वाइफ है, वाइफ के अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफर करोगे तो लोग बोलते हैं यार ये टैक्स प्लानिंग कैसी हो गई। ओके। तो ये टैक्स प्लानिंग ऐसी हो गई कि उनके बुक्स में जब पैसे ट्रांसफर हुए तो खर्चे तो यामी गौतम भी दिखा सकती है। बिल्कुल। और इसमें एक सेक्शन है 99 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। वो बोलता है कि क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होता अगर जो सामने वाला व्यक्ति है, स्पाउस जो है, अगर वो टैलेंटेड है। तो यामी गौतम तो टैलेंटेड है, ये क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होता। तो इसमें यामी गौतम के हाथ में टैक्स बच गए। ओके। तो इस तरह के भी प्रोविजंस होते हैं जिसमें टैलेंट को लेकर भी एक डेफिनेशन की गई है टैक्स में। यस, की गई है। वाह, मतलब तो कितने ये बढ़िया टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। हाँ, मतलब कितने गहराई से ये लिखे गए हैं सारे कानून। तो जैसे ये इन्होंने फिल्म के इंडस्ट्री से लेकर किए, मैंने सुना है कि क्रिकेटर्स भी अपने कुछ टैक्स प्लानिंग कुछ इसी तरह से करते हैं। व्हाट इज दैट ऑल अबाउट? तो सर पहला तो बाउंसर फेंक दिया। अभी क्रिकेट की बात आई तो आपने सीधा यॉर्कर फेंका है। तो चलो अभी आईपीएल का सीजन है, बताते हैं इसके बारे में भी कि लोग क्या करते हैं। क्रिकेटर्स जो है वो अगर 182 डेज से ज्यादा आउट ऑफ इंडिया रहते हैं तो उनकी टैक्स प्लानिंग अलग तरीके से होती है। वो लोग रेसिडेंट नहीं कहलाते हैं। हाँ, करेक्ट। तो अब वो एनआरआई हो जाते हैं। एनआरआई हो जाते हैं। अभी चलो किसी भी एग्जांपल एक ले लेते हैं, जैसे श्रेयस अय्यर है, उसने अपने सीए को फोन लगा लिया, भाई मैं तो श्रीलंका हूँ, तो आप देख लो एक बार कि 182 डेज इंडिया में था या नहीं था। तो फ्लाइट अकॉर्डिंगली लूँ। तो उस तरीके से टैक्स प्लानिंग करते हैं ये लोग। वाह, तो ये होता है कि कानून के दायरे में रहकर भी आप कितनी बेहतर तरीके से टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। कर सकते हैं। ये स्मार्ट वे ऑफ वर्किंग है आई थिंक। लेकिन टैक्स प्लानिंग की अगर बात की जाए तो हमने जब अकाउंटेंसी पढ़ी थी हमारे कॉलेज डेज में, तब मुझे याद है
हमें सारा सा गणित करके लास्ट में एक टैक्स के प्रॉफिट के अमाउंट पर छोड़ा जाता था। फिर उसके बाद में हमें पता चला कि कहीं ना कहीं सीएस को प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता, दे स्टार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट अमाउंट एंड देन गोज ऑल द प्लानिंग ऑफ एक्सपेंसेस इन एवरीथिंग। आपकी प्लानिंग और आपका तरीका क्या है इस तरह से टैक्स को प्लान करने का? नहीं, ये मेरा तरीका नहीं है। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ये तरीका करते हैं तो शॉर्ट रन में बहुत ठीक है, बट लॉन्ग रन में आप बहुत आगे नहीं जाओगे। ओके। हाँ, तो जो एक्चुअल आपके प्रॉफिट है वही आपको दिखाना चाहिए और गवर्नमेंट का जो पैसा बनता है वो गवर्नमेंट को दे देना चाहिए। ओके। तो इससे क्या होता है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो सही भी दिखती है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। एक अकाउंट्स मैंने देखे थे, उनका अकाउंट्स देख के मुझे समझ में आ गया था कि इनको तो फंडिंग नहीं मिलने वाली है। तो अब जब फंडिंग वगैरह की बात आती है तो आपकी बुक्स आपको क्लीन रखनी चाहिए। तो आप प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करके फिर आप अपना प्लानिंग करो। उससे बेटर है कि आप अपने जैसे बुक्स है वैसा रखिए और जितना टैक्स बनता है गवर्नमेंट को उतना टैक्स आप दे दीजिए। दिल वाली बात की कि जो टैक्स बनता है और हमें देना भी चाहिए। देखिए, टैक्स से ही देश चलता है। अगर हम टैक्स में कोताही बरतेंगे तो देश का क्या नुकसान ही होगा, हमें भी लॉन्ग रन में कुछ ना कुछ नुकसान ही भुगतना पड़ेगा। तो मैं सभी से अपील करता हूँ कि टैक्स ईमानदारी से भरें। टैक्स प्लानिंग के हिसाब से जितना बचत कर सकते हैं वो कीजिए, वो वैलिड है, लीगल है। आप वैसे भी मैं देखूं आपकी शक्ल से आप एक होनहार स्टूडेंट जैसे लगते हैं। तो आपका बचपन किस तरह से रहा, पढ़ाई में कैसे थे बचपन में? मैं आपको एकदम प्रॉपर तरीके से बताता हूँ मैं कैसा स्टूडेंट था। बचपन में मैं उन लोगों में से था जो बहुत बदमाश लोगों का भी दोस्त है और जो एकदम स्टूडियस लोगों का भी दोस्त है। तो मैं एक्चुअली एकदम बीच में चलता था। अच्छा। हाँ, तो मुझ में बदमाशी भी थी, उससे स्ट्रीट स्मार्टनेस आती है। और जो स्टूडियस बच्चे थे उनके बीच में बैठता था, तो पढ़ाई में भी एवरेज था। तो हमेशा 70 कभी क्रॉस नहीं किया परसेंटेज मैंने कभी, बट सीए बन गए। तो आपने बचपन में क्या सपना संजोया था? क्या आप बचपन से सीए बनना चाहते थे कि आगे चल के कुछ ऐसा हुआ जो सीए आप बने? इसकी सच्चाई मैं बताता हूँ। तो सच्चाई कुछ ऐसी है कि 11th-12th में तो कुछ आइडिया रहता नहीं है और इतनी मैच्योरिटी नहीं होती। अब उस टाइम पे मेरे में तो इतनी मैच्योरिटी नहीं थी कि पहले दिन से पता हो कि कर लेते हैं। तो दोस्तों को देखा, सब दोस्त घुस रहे हैं, तो पीयर प्रेशर था। ओके। तो जब मेरा आईपीसीसी का ग्रुप 1 क्लियर हुआ तब मुझे लगा कि कुछ तो कैपेबिलिटी है, तो ये सही लाइन है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि सीए ने मुझे चुना, मैंने सीए को नहीं चुना। वाह, ये बात भी माननी पड़ेगी कि सीए ने इन्हें चुना, इन्होंने सीए जैसी फील्ड को नहीं चुना। और एक हिडन मैसेज जो इससे ये निकल कर आता है बाहर वो ये भी है कि अगर आप पढ़ाई में एवरेज भी हैं तो भी आप सीए के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। सीए ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई में एकदम ही स्कॉलर या बहुत ज्यादा तेज तर्रार होने चाहिए तभी आप सीए कर पाएंगे। इट इज ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। करेक्ट करेक्ट, एकदम सही बोला आपने। तो बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट्स ही है जो सीए बन जाते हैं। रिसेंटली एक कैंडिडेट से मिला था जो फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उनसे पूछा मैंने, बोले यार आप तो इतने स्टूडियस नहीं थे तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। तो बोले जब सीए में घुसी तो स्टूडियस नहीं, कंसेप्ट के पीछे भागी कि क्या कंसेप्ट कैसे होने चाहिए। तो सीए इज ऑल अबाउट कंसेप्ट्स। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है तो आप कर लोगे, तो उसमें परसेंटेज इतना मायने नहीं रखता। एंड शी वॉज वेरी एवरेज स्टूडेंट। वो बस ध्यान रखती थी कि 50% के ऊपर आने चाहिए उसको। अच्छा। हाँ, तो उसको कभी भी 60 भी क्रॉस नहीं हुआ है, बट फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वाह, मतलब सीए की पढ़ाई में भी उन्होंने कैलकुलेशन किया काफी किया, और उसके कैलकुलेशन बेसिस किया। पे। तो अगर मैं आपसे एक राज की बात पूछूं तो क्या आपने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया कि हाउ व्हाट इज द आपका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है सीए बनने में? सर अभी तो आप बढ़िया बढ़िया बॉल डाल रहे हो। तो एक गावस्कर जी एक बात बोलते हैं कि जो स्पिन होती है ना उसमें बहुत ज्यादा टर्न हो वो बॉल तो आराम से आदमी खेल लेता है, पर थोड़ा सा टर्न आए वो बहुत डिफिकल्ट होता है, अनप्रडिक्टेबल हो जाता है। तो ऐसा है कि ये क्वेश्चन मेरे लिए वैसा ही है। अब मुझे तो अटेम्प्ट्स लगे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ मैं फाइनेंस में बहुत वीक था और ग्रुप 2 जो सीए फाइनल का होता है उसमें मेरे को एकदम फट से मैं क्लियर हो गया। बट ग्रुप 1 वाज अ नाइटमेयर मेरे लिए। तो मेरा ग्रुप 1 निकलने में बहुत तकलीफ हो रही थी मुझे, और उसमें फाइनेंस सब्जेक्ट है तो वो तो मेरे हाथ धो के पीछे पड़ा था और क्लियर करने ही नहीं मिल रहा था मुझे। तो अटेम्प्ट्स काफ़ी लगे सीए ग्रुप 1 क्लियर करने में मुझे। तो ये फाइनेंस में मतलब सीए तो इट्स ऑल अबाउट फाइनेंस और आपका फाइनेंस ही वीक था, तो फिर आपने इसको कैसे शार्पन किया स्किल को, फाइनेंस को? सर प्रैक्टिस बहुत की मैंने, मैं बहुत आवर्स बैठता था। इतना स्टूडियस बच्चा नहीं था, आपको बताया मैंने स्कूल में। तो एक प्रैक्टिस रखी मैंने, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता था और हो सके उतना क्वेश्चंस मैं लिख लिख के करता था। तो एग्ज़ाम में जो प्रिपरेशन करनी चाहिए वो प्रिपरेशन अपने हिसाब से करके जाता था
बस उस तरीके से क्लियर किया है मैंने। और आपके घर में कैसा माहौल था आपके लिए? क्या सब एनकरेज करते थे सीए सर बनना? घर का माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। हम्म, अगर घर का माहौल नहीं हो तो फिर सीए आदमी कर ही नहीं पाएगा। तो घर का तो माहौल बहुत ही बढ़िया था। आपके घर में कोई और भी सीए था पहले जिसे देखकर आप इंस्पिरेशन लेते थे, कि आपने अपने आप को इंस्पायर कैसे किया, मोटिवेट कैसे किया सीए बनने के लिए? सर मेरे घर में तो कोई भी सीए नहीं है। मैं Okay. तो फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ घर का। तो ऐसा तो किसी से मोटिवेशन तो नहीं मिला, पर हाँ डैड अकाउंटेंट थे। ओके। तो डैड को देख के ऐसा लगता था कि हम भी कभी अकाउंटिंग का तो काम करेंगे, बट पता नहीं था चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। वाह वाह। और आपकी शादी हुई तब तक भी आप सीए क्लियर कर पाए थे कि? नहीं, वो तो अच्छी चीज़ है कि सीए बन गया तो उसके बाद ही शादी हुई है। अच्छा, चलो ग्रेट। तो मतलब आपकी वाइफ भी फाइनेंस बैकग्राउंड से कि हाँ? वाइफ भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वाह, तब भी मतलब आप सीए बन गए तो आपको वाइफ भी चार्टर्ड अकाउंटेंट मिली। ये बोल सकते हो कि इस चीज़ में मैं लकी हूँ। तो ऐसा भी नहीं है कि मुझे सीए ही वाइफ चाहिए थी, बट हाँ इस चीज़ में मैं लकी हूँ बोल सकता हूँ अपने आप को। तो आप लोग कोर्टशिप पीरियड में सिर्फ फाइनेंसेस के बारे में बात करते थे कि आप लोग के बीच में कुछ प्यार मोहब्बत की भी बात होती थी? तो इसके बारे में कुछ एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ओके। तो कोर्टशिप पीरियड में ऐसा था कि वाइफ मुझे पूछती थी ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जो आपको एकदम दिलचस्पी देती है, जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार ये चीज़ तो बहुत बढ़िया लगती है। तो उसमें फाइनेंस आ गया था। मैं बताता हूँ कैसे। मैंने बोला 2 चीज़ ऐसी है जो दोनों एंड होती है KET से, वो दोनों मुझे बहुत पसंद है। KET, ओके। एक है शेयर मार्केट ओके। और दूसरा है क्रिकेट। ओके। हाँ तो उसमें इन दोनों में भी उनका नंबर कहीं नहीं लगा। ओके। तो अभी ऐसा है कि क्रिकेट में सर नंबर लग गया उनका, क्योंकि वो पहले क्रिकेट देखते नहीं थे, अब क्रिकेट देखने लग गए हैं। अब ना शादी के बाद, शादी के बाद वो अलग बात है। हाँ। हाँ, तो शादी के पहले नहीं देखते थे, अब देखने लग गए। चलो ग्रेट। सो ये मतलब उनको भी एक सबक मिला होगा कि भैया मैंने ऐसे आदमी से शादी की जिसमें मेरे को थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। ये तो सिर्फ शेयर मार्केट और क्रिकेट, ये 2 का है फैम। ग्रेट ग्रेट। तो आपने बताया कि आप सीए बने, और सीए बनने का सपना आपके लाइफ में कैसे आया वो अभी भी क्लियर नहीं हो पाया कि जब आप बनना ही नहीं चाहते थे सीए बचपन से, तो अचानक से ख्याल कैसे आया कि हाँ इतना मेहनत करूं, पैशनेट होकर आगे बढ़ूं और पीछे पड़ा रहूं इसके सीए बनने के, वो कैसे हुआ? सर इसका एक्चुअल अगर स्टोरी मैं बताऊं ना, तो मैं जब तक आईपीसीसी का मेरा ग्रुप 1 नहीं क्लियर हुआ था, तो उसमें कोई दो राय नहीं है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तब तक मुझे नहीं लग रहा था कि मैं एक होनहार स्टूडेंट हूँ, मैं सीए बनने के लिए कैपेबिलिटी रखता हूँ। तो ऐसा कुछ सपना नहीं देखा था मैंने सीए बनने का। जब मैं आईपीसीसी क्लियर हुआ तब मुझे समझ में आया कि कुछ कैपेबिलिटी है, एंड डेफिनेटली अगर भगवान ने सिलेक्ट किया है, मुझे इस रास्ते में लेके गए, तो मुझे क्लियरिटी आ गई थी। उस टाइम पे सपने सजा लिए थे मैंने कि एक दिन सीए तो जरूर बनेंगे। और आपके साथ एक मस्त स्टोरी शेयर करता हूँ। प्लीज। जब मैं आईपीसीसी की एग्ज़ाम दे दी थी, तो हमारे कैसे एग्ज़ाम्स के बीच में, एग्ज़ाम देने के बाद में 2 महीने लगते हैं, उसके बाद ही रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट आने का जो पीरियड रहता है 2 महीने, उस टाइम पे मैंने फर्स्ट टाइम पे मेरे फॉर्मल स्टिच करवाए थे। ओके। कि हमको आर्टिकलशिप करनी होती है। तो मैं समझ गया था कि मेरा ग्रुप 1 क्लियर होने वाला है और आर्टिकलशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट टाइम पे तब मैंने शर्ट और पैंट पहने थे, उसके पहले तो नॉर्मल टी शर्ट जीन्स में ही घूमते थे। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम। पर उस टाइम पे जब इतनी कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने कपड़े ही स्टिच करवा लिया रिजल्ट आने के पहले, तो समझ गया था कि अभी सपना बन गया है। ओके। सो आपका कहने का मतलब ये कि आईपीसीसी के अटेम्प्ट तक भी आप क्लियर नहीं थे कि आपको सीए करना है? नहीं। वो आपने एक भेड़ चाल लिया, यू रैट रेस की, मेरे पीयर प्रेशर आ रहा है कि मेरे सारे दोस्तों ने कर लिया तो मैंने भी कर लिया। आई थिंक ये काफ़ी हद तक आज इंडिया में कई लोग हैं जो इस तरह से करते हैं, और जाने अनजाने कईयों का करियर बन भी जाता है और कई लोग राह भटक भी जाते हैं कि मुझे करना कुछ और था, ये मैं कहाँ आ गया। सर इतनी काउंसलिंग है नहीं इंडिया में। हाँ। ये काउंसलिंग अगर अच्छी तरीके से हो एक 10th के बाद, तो बहुत अच्छा हो सकता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, या बिकॉज इसमें क्या अवेयरनेस की भी कमी हो जाती कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अवेयरनेस अगर होना इंसान में पहले से ही, तो आज कई यंग पीढ़ी को भी मैं देखता हूँ जो ये कहती है कि आई एम नॉट क्लियर व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ। तो कहीं ना कहीं बचपन से स्कूल से इम्बाइब कर दें हम बच्चों में कि इसमें ये होता है, इसमें वो होता है, तो शायद इंटरेस्ट के बेसिस पे वो एक सही फील्ड को राइट टाइम पे चुनाव कर सकते। जरूर सही बोला आपने। मैं आपको एक कुछ मैंने लाइफ कुछ चीज़ें सीखी है वो मैं बताता हूँ इसके ऊपर। मेरे 2 दोस्त हैं, वो दोनों दोस्त मुझे स्टार्ट से बोलते थे कि अगर कभी भी घर में बच्चे हो
जो छोटे मतलब जिनको क्रिकेट में इंटरेस्ट हो या फुटबॉल में इंटरेस्ट हो या किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट हो, तो उनका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होता है किस तरीके से, वो उसके बारे में एक आइडिया दिया उन्होंने मुझे। वो बोलते हैं कि पेरेंट्स को अगर कोई भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, वो सारे स्पोर्ट्स में बच्चे को साथ में लेके जाना चाहिए। अब उसको फोर्स नहीं करना चाहिए कि आप बेटा ये खेल, क्रिकेट ही खेल या फुटबॉल ही खेल। जब वो पेरेंट्स को देखता है तो उसको समझ में आता है कि ये मेरे लिए सही चीज़ है, तब वहां से वो सिलेक्शन कर पाता है। तो ये एक तरीका है काउंसलिंग का, मतलब आप फोर्स नहीं कर रहे किसी को कि आप यही सिलेक्ट करो। कितने लोगों को लगता है कि यार हमारे घर में सारे इंट्रोवर्ट्स थे, पहला घर का बच्चा बना है जो एकदम एक्सट्रोवर्ट है, इसको हम फिल्म इंडस्ट्री में डालते हैं, तो ये तो थोपा है आपने, ये उसने खुद ने सिलेक्ट नहीं किया है। बच्चे को नहीं पता कि उसको फिल्म इंडस्ट्री में जाना है या नहीं जाना है। तो बेटर ये रहता है कि आप उसको एक्सप्लोर करने के लिए दो और वो खुद सिलेक्ट करे। आप डिफरेंट स्पोर्ट्स खिलाओ, वो तो है ही। खैर इट्स अ गिवन। सी बेसिकली मैंने भी नोटिस ये किया है कि माँ बाप एक अपनी एस्पिरेशंस, अपनी जो ख्वाहिशें होती हैं वो अननेसेसरीली लादने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग, बट या आज काफ़ी समाज में बदलाव आ रहा है। काफ़ी पेरेंट्स आज इस बात के लिए अवेयर है कि नो, हमारा बच्चा जो करना चाहेगा ही और शी इज़ फ्री टू डू व्हाटएवर। अभी पेरेंटहुड बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, तो पहले के ज़माने में था कि नहीं, मैं नहीं बन पाया तो मेरा बेटा तो बने कम से कम। ये आप बन गए, उसके बाद से आपने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। क्या आपके मन में ऐसा कोई विचार नहीं आया कि मुझे भी ये बिजनेस बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, ये बिजनेस करना चाहिए, वो बिजनेस करना चाहिए, या कुछ और साइड बाय साइड? इसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। सीए जो लोग होते हैं वो सिर्फ फाइनेंस समझते हैं, तो उनको फाइनेंस पता है कि क्या प्रॉफिट बन सकता है, तो ये रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं कि भाई इतना मार्जिन आएगा, तो जो ज़्यादा मार्जिन अट्रैक्टिव लगता है उसमें घुसता है। सर सेम मेरी स्टोरी है। मैंने भी फार्मेसी बिजनेस किया था और अच्छा, किया था आपने? किया था मैंने। तो फार्मेसी बिजनेस किया था, तो बस वही देखा, प्रॉफिट देखा, पर सर इसमें एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते ढंग से तो वो फेलियर भी हो सकता है। तो मेरा सक्सेस नहीं हुआ, मुझे सक्सेस नहीं मिली। पर ऐसा नहीं है कि यहीं पे रुक जाएंगे, क्योंकि खाली उस टाइम पे तो देखा कि मार्जिन बढ़िया लग रही और घुस गए। अब ऐसा है कि जब भी रिसर्च करेंगे, कुछ बढ़िया रिसर्च करके बिजनेस में घुसेंगे। अब प्लानिंग तो नहीं है हाल फिलहाल तो, बट आगे कुछ बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी लगी तो डेफिनेटली एंटर करेंगे। ऑब्वियसली। तो आपको क्या लगता है, एक सीए बेहतर बिजनेसमैन साबित हो सकता है, या क्या प्री रिक्विजिट्स होते हैं एक अच्छे बिजनेसमैन के लिए? सर देखो, जैसा मैंने कहा आपको कि हमको मार्जिन समझ में आता है कि ये बिजनेस में मार्जिन कैसा है, पर सर उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशनल नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से आप अपने स्टाफ को मैनेज कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एचआर की नॉलेज आती है, एचआर की नॉलेज उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए। करेक्ट। हमारे इतने गवर्नमेंट के रूल्स है, इतने लाइसेंसेज है, वो सब की नॉलेज भी होनी चाहिए। सीएस की नॉलेज आती है। करेक्ट। तो वो नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो खाली ऐसा है कि मार्जिन सोच के कि भाई हाँ ये बिजनेस में मार्जिन है, वो इंपॉर्टेंट, एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ा रोल मुझे लगता है एग्जीक्यूशन का है। जो अच्छे से एग्जीक्यूट करता है वो अच्छा बिजनेसमैन है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको फाइनेंसेस नहीं समझ में आते इतने, तो सीए को रख सकते हैं, पर फाइनेंस के अलावा एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर एग्जीक्यूशन अच्छा है तो बहुत सारी चीज़ें स्मूथ हो सकती है। करेक्ट। और मैंने तो ये भी सुना था कि आपको अपनी डिग्री सरेंडर करनी पड़ती है इफ यू आर अटेम्प्टिंग टू डू एनी काइंड ऑफ बिजनेस और समथिंग। इज दैट ट्रू? यस, ये सही है, आपने एकदम सही सुना है। तो बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऐसे हैं जो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और उन्होंने अपनी सीए की डिग्री सरेंडर कर दी है। आज के टाइम पे वो सिर्फ और सिर्फ वो बिजनेस ही कर रहे हैं। प्रैक्टिस हमारी इंस्टीट्यूट अलाउ नहीं करती है कि आप प्रैक्टिस के साथ साथ एक अलग बिजनेस भी आप करिए। और जो लोग जॉब करते हैं कंपनीज में, क्या उनको भी सरेंडर करनी पड़ती है अपनी डिग्री? सर कंपनी में तो कंपनी वाले खुद पीछे पड़ जाएंगे आपके कि आप उसके अलावा कैसे आप बाहर का काम कर रहे हो। आपको कोविड में पता चला होगा, लोग जॉब कर रहे थे और साइड हसल भी कर रहे थे, क्योंकि घर पे बैठ के काम कर रहे थे कोविड के टाइम पे। बिल्कुल। तो वर्क फ्रॉम होम था। अब वर्क फ्रॉम होम में आदमी सोच रहा है मैं दूसरे से कमा लूं। आई एम सेइंग कि क्या आप कंपनी में जॉब करते हुए भी आपको सरेंडर करनी पड़ती है डिग्री? नहीं, कंपनी, हाँ, फिर वो प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस लगता है। हाँ। तो वो प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस आप लेते नहीं, आप खाली एक मेंबर रह जाते हो। हाँ, तो बस आपके पास मेंबरशिप नंबर होना चाहिए, बस वो मेंबरशिप नंबर आप लेके रख सकते हैं। तो आपने कंपनीज की बात की, तो आज कंपनीज की वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो वो सीए निकाल बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल होते हैं उसको वैल्यूएशंस को निकालने में। तो आपको क्या लगता है ये किस तरह से वैल्यूएशंस निकाली जाती है आजकल कंपनीज की? सर सबसे अच्छी चीज़ तो ये लग रही है कि आपने ना बहुत होमवर्क किया, ऐसा लग रहा है मुझे। तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि वैल्यूएशंस कैसे निकाली जाती है।
सर आज के टाइम पे क्या हो गया है कि आपने देखा होगा शार्क टैंक इतना आगे आ चुका है, तो स्टार्टअप्स जो है वो सब पूरे वैल्यूएशन के गेम में घुसे हुए हैं कि हमारी कंपनी की वैल्यूएशन निकाले और वैल्यूएशन के ऊपर फिर वो फंडिंग रेस करते हैं। तो सर इसमें मेरा सजेशन ये रहता है कि इतना वैल्यूएशन गेम में नहीं जाना चाहिए। ओल्ड ट्रेडिशनल बिजनेस जो है उसमें जो वैल्यूएशन निकल सकती है वो स्टार्टअप्स में नहीं निकल सकती। लॉस मेकिंग्स है स्टार्टअप्स, इनके कैश फ्लोज भी हिले हुए हैं। तो ऐसा है कि आईपीओ की जो वैल्यूएशंस होती है वो एक मर्चेंट बैंकर्स वगैरह जो निकालते हैं वो वैल्यूएशंस सही वैल्यूएशंस होती है। ये जो स्टार्टअप वाली वैल्यूएशन है, लॉस मेकिंग वैल्यूएशंस है, उसमें कुछ मतलब नहीं है। और ये आईपीओस भी आजकल थोड़े कम हो गए हैं ना, व्हाट इज द रीजन? आईपीओ में सर कैसा है कि बुल रन में बहुत आईपीओज आते हैं और बेयर रन में आईपीओज नहीं आते हैं। अब ये बुल रन बेयर रन का क्या कंसेप्ट है वो भी समझाता हूँ। बेयर रन मतलब होता है कि अगर अपना निफ्टी 50 अगर अपने बेंचमार्क पकड़े वो 20% से नीचे है तो आईपीओ जनरली लेके आना नहीं चाहते इन्वेस्टर्स। ये कंपनी के लोग वो इसलिए नहीं लाना चाहते हैं कि उनको पता है कि बहुत सारे लोग आज के टाइम पे इंटरेस्टेड ही नहीं है आईपीओ भरने में। जब मार्केट नीचे चल रहा होता है ना तब कोई आईपीओ भरना चाहता नहीं है। Correct. जब मार्केट बढ़िया चल रहा होता है तभी भरना चाहता है। तो जब बुल मार्केट होता है, निफ्टी अपने 20% से ऊपर चल रहा होता है एक साल में, तो फिर बुल मार्केट में बढ़िया आईपीओ आते हैं और तब लोगों को इंटरेस्ट भी रहता है पैसा डालने में। तो इसलिए भी आईपीओ इतने शांत है। सो आपको क्या लगता है वॉर सिचुएशन का कुछ इंडियन इकोनॉमी पे फर्क पड़ सकता है? सर इंडियन इकोनॉमी में मुझे लगता है कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है वो बहुत काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये वॉर एक शॉर्ट टर्म है, तो शॉर्ट टर्म चीज़ें खत्म हो जाएगी और इंडियन इकोनॉमी पे ज़्यादा फर्क मुझे नहीं लगता है। मैं 3-4 आपको इसके एग्जांपल देता हूँ। 1992 में हर्षद मेहता का क्राइसिस आया था, वो इंडिया सर्वाइव कर गया। 2000 में .com का क्राइसिस आया था, वो इंडिया सर्वाइव कर गया। 2008 में लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस जो बहुत बड़ा क्राइसिस था, प्राइम लेंडिंग। हाँ, तो अब वो क्राइसिस भी इंडिया सर्वाइव कर गया। फिर कोविड ऐसी सिचुएशन भी इंडिया सर्वाइव कर गया। तो मुझे लगता है कि ये एक नॉर्मल चीज़ है जो वॉर मतलब देश के लिए तो अच्छी चीज़ नहीं है बट फाइनेंस के लिए मुझे लगता है कि आने वाला टाइम इंडिया का ही टाइम है। तो अच्छा, आने वाला टाइम इंडिया का टाइम है। आने वाला टाइम तो आपको कहाँ लग रहा है इंडिया का जीडीपी पहुंचता हुआ, कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? सर अभी मुझे तो लगता है कि इंडिया का जीडीपी आप अगर 5 साल बाद में बोलो तो इंडिया टॉप 3 में पहुंच जाना चाहिए। इंडिया टॉप 3 में पहुंच जाएगा ऐसी फीलिंग तो डेफिनेटली है और नंबर्स भी बोल रहे हैं। अच्छा। तो टॉप 3 कंट्रीज में इंडिया पहुंचना चाहिए। वाह। और रियल एस्टेट भी कहते हैं ना कि एक जीडीपी की एक इंडिकेशन रियल एस्टेट मार्केट से भी आता है, वो तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सैचुरेट सा होता जा रहा है। आपका क्या कहना है इस बारे में? सर रियल एस्टेट एज अ इन्वेस्टमेंट बहुत अलग चीज़ होती है और रियल एस्टेट प्राइमरी एक घर लेने के लिए एक अलग चीज़ होती है। तो एज अ इन्वेस्टमेंट आप मुझे पूछोगे तो उसमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखती है। हाँ, बट आप अगर ऐसा प्राइमरी रेसिडेंस बोलोगे तो हाँ डेफिनेटली एक घर लेना चाहिए। वो इमोशनल एक अटैचमेंट जो चीज़ है उस हिसाब से लोग लेते हैं। बाकी रेंटिंग भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप रेंट पे लेने जाओ तो चीज़ें बहुत सही रेट में आपको मिल जाती है। तो बट इंडिया का जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है उस हिसाब से लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, हमें एक प्राइमरी घर तो होना ही चाहिए। करेक्ट। तो बस वो रीज़न से एक एसेट क्लास में रियल एस्टेट ऐड करना चाहिए। बाकी ऐसा है कि रियल एस्टेट में आप रेंट पे भी रह सकते हो। और रही बात उसके ग्रोथ की, मुझे लगता है इक्विटी बाहुबली है, तो रियल एस्टेट बाहुबली नहीं है। आपने कई सारी इंडस्ट्रीज के लोगों के साथ में काम किया है, आपके क्लाइंटल डिफरेंट फील्ड से आते हैं। आपको कभी ऐसा लगा कि हाँ ये एक इंडस्ट्री अच्छी नज़र आ रही है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या लोगों को एडवाइस करना चाहिए कि इस इंडस्ट्री में पैसा डालें, अभी आप फोकस करें अपना अगर पोर्टफोलियो? इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूछो तो इलेक्ट्रिक डेफिनेटली एक इंडस्ट्री ऐसी लगती है कि जहाँ पे इंडिया का फोकस होना चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल, यू मीन? इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया। तो एंसिलरी जो कंपनीज है वो कंपनीज पे भी फोकस रखना चाहिए कि वो इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन में क्या कर रही है। अभी जैसे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है वो कंपनीज पे भी फोकस रहना चाहिए। तो ये इंडस्ट्री इंडिया में आने वाले दिनों में लगता है कि बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है। सो यू मीन टू से कि इलेक्ट्रिक चाहे वो व्हीकल वाली हो चाहे रिन्यूएबल एनर्जी वाली हो, यस, फॉसिल फ्यूल के अलावा जो भी इलेक्ट्रिक जनरेशन वाली एकदम सही, थर्मल एनर्जी से अलग, ये आपने एकदम सही पकड़ा। थर्मल एनर्जी भी पकड़ सकते हो आप, बट फॉसिल फ्यूल वाला आपने एकदम सही पॉइंट पकड़ा। तो उसके हिसाब से वो एनर्जी के साथ में कोलैबोरेशन करने वाली जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो सब, जो भी इंडस्ट्रीज है वो थ्राइव कर रही है, उसमें पैसा बन सकता है। तो क्या कभी आपके ऐसे कोई क्लाइंटल हैं जिन्होंने उस फील्ड में आकर
आपको कुछ इंडिकेशंस दिए हो कि हाँ, या कुछ टिप्स मिली हो कि फ्यूचर में इसमें पैसा लगा सकते हो, हमारी कंपनी अच्छा करने वाली है या समथिंग? इसका मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ हम्म, कि जैसे आपने बोला कि आईपीओ का गेम है, वैल्यूएशंस का गेम है, हाँ, और मैंने भी आपको बोला कि शार्क टैंक में पैसे जो लगाते हैं हम्म, तो वो उसमें मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता। पर मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक एक क्लाइंट आए थे हमारे पास। उन्होंने बोला था कि हमारी ये कंपनी है, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का काम कर रही है वो, ओके, छोटी कंपनी है बहुत। उन्होंने हमें बताया, वो भी लॉस मेकिंग कंपनी थी। पर सर वैसे प्रपोजल्स जो आते हैं उनमें लोग पैसा लगाना चाहते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे ये एकदम हिट इंडस्ट्री है। करेक्ट, तो हाँ, बट ऑब्वियसली वो इंसान भी बहुत अच्छे थे। मतलब मैनेजमेंट अगर अच्छा हो तो पैसे मिलना आसान हो जाता है उनके लिए। तो बुक्स भी अच्छी थी, मैनेजमेंट भी अच्छा था, इंडस्ट्री भी अच्छी थी, सारी चीज़ें बढ़िया थी। तो मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ मेरी बात से, बट हाँ, उनको भी पैसे मिले हैं। तो वैल्यूएशन का गेम ऐसी कंपनियों के लिए चल जाता है और जिनका लगता है कि फ्यूचर में पैसा बन सकता है। कोई ऐसा भी क्लाइंट है आपके पास जिसको आपने हेल्प की हो, जो काफ़ी डिस्ट्रॉट सी पोजीशन में हो, लेकिन आपकी एडवाइस के चलते वो बहुत ही अच्छा कर गया हो और आज तक आपका शुक्रगुजार हो कि आपकी वजह से मेरा लाइफ चेंज हो गई या समथिंग ऐसा? मैं आपको इसके ऊपर भी एक बढ़िया सा किस्सा सुनाता हूँ। तो ऐसा है कि एक फार्मा की कंपनी है, उनको मैं डे वन से बोल रहा था कि आपके अकाउंट्स सही नहीं है, आपके Okay. अकाउंट सही नहीं है, और वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उनको लग रहा था कि उनका अकाउंट सही है। तो आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो बहुत दिक्कत देती है। तो उनका इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमने बहुत सही किया। उनको यही नहीं पता था कि उनके पास स्टॉक में कितने पैसे हैं, उनके पैसे डेटर्स से कितने आने बाकी है, यही Okay. उनको नहीं पता था। तो उनका हमने कैश फ्लो सही किया और आज वो कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, प्रॉफिटेबल है। तो उनका इन्वेंट्री बहुत अच्छे से मैनेज किया हमने। तो कभी वो ऐसा कुछ आपको जताते हैं, इस तरह का कुछ आपको बोलते हैं कि आपकी वजह से हमारे दिन फिर गए या समथिंग ऐसा? सर प्रोफेशनल फीस हमें मिल जाती है, बस उतना ही सही होता है हमारे लिए तो। बिना लड़ाई झगड़े के। यस। वेल सेड, वेल सेड। एक अजीब सा सवाल पूछता हूँ आपसे, अगर मान लो बैलेंस शीट इंसान से बोल पाती कुछ, तो वो इंसान की लाइफ के बारे में आपसे क्या कहती? कभी सोचा इस बारे में? सर आप अगर बॉलिंग करते ना तो आप मलिंगा जरूर बनते। तो ये एक अलग ही सवाल है मेरे लिए। अभी आप देखोगे अल्फाबेट्स जो है ना, वो भी मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं सर, क्योंकि दो अल्फाबेट है जिसने हमारी लाइफ थोड़ी सही की है। CA। यस, एकदम सही Okay. पकड़ा आपने। तो ऐसा है कि नंबर तो एकदम फेवरेट चीज़ है, वो दिन रात नंबर ही घूमते रहते हैं। तो जो फाइनेंस में ही वीक थे, आज वही फाइनेंस ही चलते रहता है पूरे दिन रात। तो ऐसा है कि नंबर्स भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, नंबर्स प्रायोरिटी है, बट हाँ, अल्फाबेट सर नहीं भूल सकते। तो बैलेंस शीट कभी आपको ऐसा लगता है कि इसकी दुनिया से बाहर निकल के कुछ और भी करना चाहिए? सारे टाइम बैलेंस शीट में आप उलझे रहते हो, अकाउंट्स में, बैलेंस शीट में, कभी आपका मन ऐसा नहीं करता कि छोड़ सब चीज़ भाग जाओ यहाँ से? मैं तो सर, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कोई एक शॉर्ट ट्रिप करके आता हूँ तभी मेरे बैलेंस शीट भी अच्छी से पड़ी जाती है। अच्छा। तो मेरा तो माइंड ही तभी फ्रेश होता है। तो Okay. ट्रिप्स तो डेफिनेटली करने चाहिए, बाहर घूमना जरूर चाहिए। उसके बाद में नंबर्स भी एकदम क्लियरिटी से दिखते हैं। रीड बिटवीन द लाइंस जो हम कहते हैं, हाँ, हाँ। वो सर बैलेंस शीट में भी होती है कि कुछ चीज़ें जो हमारी पकड़ में नहीं आ रही वो आ जाती है। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि बैलेंस शीट को ध्यान से बैलेंस करने के लिए अपने माइंड को भी बैलेंस करना ज़रूरी बहुत है। जरूरी है। आजकल हमने देखा कि ऑनलाइन में सब कुछ आ गया है, सरल फॉर्म्स हो गए हैं रिटर्न फाइल करने के लिए। तो काफ़ी चीज़ें बहुत ऑनलाइन की वजह से, डिजिटल इनिशिएटिव्स की वजह से काफ़ी इजी भी हो गई है, बट एट द सेम टाइम थोड़ी सी कम्बरसम भी हो गई। जो पुराने ज़माने के लोग हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट पाते हैं सारी चीज़ों को कि मैं कैसे मैनेज करूँ, मुझे नहीं आ रहा। जैसे फॉर एग्जांपल कई लोगों को ई-वे बिल भरने में भी बहुत दिक्कत आती है कि वो परेशान हो जाते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो आपको क्या लगता है, इसने हमें हेल्प किया है करप्शन मिटाने में? येस ऑफ कोर्स, बट एट द सेम टाइम ऐसे लोगों की मुश्किलें भी थोड़ी सी बढ़ाई हैं। आपका क्या व्यू है इस बारे में? इस बारे में सर ऐसा है कि अगर आप फ्यूचर देखोगे तो टेक्नोलॉजी ही है, तो गवर्नमेंट उसका कुछ ऑप्शन नहीं लेके आ सकती है कि ये अभी भी मैनुअली चलते रहे। तो वो चीज़ तो नहीं हो सकती है। हाँ, पुराने लोगों को दिक्कत होती है ज़रूर। तो ऐसे लोगों को यही सजेशन है कि एक अच्छा आप स्टाफ रखिए, आप अच्छा सीए पकड़ के रखिए, तो फिर आपका ये काम ईजी हो सकता है। हाँ, बट ये दिक्कत तो है सर, वैसा है कि अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। तो मैनुअल तो बढ़िया ही है कि बंद हो गया है,
और मैनुअल बंद होना भी चाहिए, करप्शन सर कम हो जाता है। मैनुअल में बैकडेटेड पहले चीज़ें चेंज भी हो जाती थी, आज के टाइम पे ऑनलाइन जा रही है तो एकदम करेक्ट जा रही है और उसमें कुछ आप करेक्शन भी नहीं कर सकते, करेक्ट। तो वो चीज़ सही है, करप्शन कम होता है उसमें। और आपके हिसाब से टेक्नोलॉजी और एआई का कितना यूज आता है एज अ टिपिकल सीए की मैं अगर बात करूं तो? सर ये एकदम अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, तो मैं जनता को बताना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता, मेरी ऐसी ओपिनियन है कि एआई ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस करने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि वो असिस्टेंस के लिए आया है, वो रिप्लेसमेंट के लिए नहीं आया है। जब सीपीयूज नए नए आए थे तब लोग बोल रहे थे ये यही तो दिमाग है, ह्यूमन दिमाग को ही रिप्लेस कर देगा। तो वैसी वाली बात ही मुझे लगती है एआई के लिए भी, कि ये इसकी हेल्प जरूर लेनी चाहिए। आप इसकी हेल्प नहीं लोगे तो थोड़े पीछे हो जाओगे, तो हेल्प तो जरूर लेनी चाहिए, बट हाँ ये रिप्लेस नहीं करेगा। और सीएस के लिए तो मुझे नहीं लगता है कि ये रिप्लेस करने वाला है। एआई रिप्लेस नहीं कर सकता किसी भी नहीं, चीज़ को। रिप्लेस नहीं, मेरा सवाल था कि क्या आपको हेल्प करता है हेल्प AI? करता है, डेफिनेटली सर, बहुत हेल्प करता है। किन 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 कामों में हेल्प करता है, मतलब मेरा सवाल ये था। सर बहुत सारी चीज़ों में हमको हेल्प कर देता है। हमको अगर कोई बहुत बड़ा डेटा है जो लग रहा है कि मैनुअली बहुत सारी एंट्रीज पास करनी पड़ रही है, ओके। या बहुत सारा एक्सेल का डेटा है जो लगता है ये तो इतना कम्बरसम है, इतना बड़ा डेटा कैसे मैनेज होगा, तो एआई के टूल से हम लोग उनका हेल्प करके, ओके। यूज़ करके उसको बहुत ही अच्छे तरीके से काम में ले रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जर्नल एंट्रीज वगैरह जो पास करते हैं वो सब इसमें हो जाती है एआई में हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली, बहुत सारे टूल्स आ गए हैं आज के टाइम पे। तो जो काम एक टाइम पे ऐसा होता था कि पासबुक जाके लेके आके फिर उसके एंट्रीज एक एक हाँ। एंट्रीज बच्चे करते थे, हाँ। आज के टाइम पे वो चीज़ें कम हो गई है। अब और आज के उसमें टाइम पे कुछ एरर रेशियो भी होता है कि इट्स नहीं सर, 100%? सर 99% तक सही रहता है, पर एक बार हाँ डेफिनेटली एक सीनियर स्टाफ को देख लेना चाहिए, पर मोस्टली नहीं होता है, मिस्टेक्स नहीं होती है। एक सवाल मेरे मन में काफ़ी देर से जो चल रहा था, जो मैंने पहले से सोच के रखा था कि आप जब मिलेंगे तो आपसे पूछूंगा, वो ये था, कई लोग अपने आप ही बिना कुछ पढ़ाई लिखाई किए अपने रिटर्न्स खुद फाइल करने में यकीन रखते हैं कि मैं अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स किसी और आदमी को क्यों बताऊं, वर्सेस एक आदमी जो सीए से अपने रिटर्न्स फाइल करवाता है। आपके अनुसार मतलब अगर आप सीए नहीं होते तो आपका क्या व्यू है इस बारे में? क्या हमें क्वालिफाइड सीए से ही रिटर्न्स फाइल करवाने चाहिए या कोई एक लेमैन खुद भी अपने रिटर्न्स फाइल कर सकता है? व्हाट इज योर टेक? इस पे सर मेरा ऐसा टेक है कि नॉर्मली आपको एक सीए को ही अपॉइंट करना चाहिए फॉर रिटर्न फाइलिंग। मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं सर। आपको एक लेमैन को पूरा का पूरा इनकम टैक्स एक्ट नहीं पता होता है। एडवाइजेबल यही है कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपना रिटर्न भरवाइए। पर हाँ मैंने भी बहुत देखा है कि लोग अपने ऑफिस के अकाउंटेंट वगैरह से ही भरवा देते हैं, तो सर उनकी फिर दिक्कत होती है जब स्क्रूटनी भी खुलती है। तो स्क्रूटनी खुलती है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ही भाग के जाते हैं कि अब इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेरी एडवाइस तो ये रहेगी कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से भरवाइए। तो स्क्रूटनी से पहले उनको कुछ रिवीजन का कुछ मेल वगैरह आता है? सर हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी कर दी है गवर्नमेंट ने अभी, क्योंकि अभी फेसलेस असेसमेंट आ गया है, तो बहुत ज़्यादा करप्शन एकदम ही कम करना चाह रहे हैं। तो इस वजह से ये चीज़ अच्छी हो गई है कि वो रिवीजन का ऑप्शन ज़रूर देते हैं। वो रिवीजन नहीं होता, वो एक टेक्निकली बहुत अलग चीज़ है जिसमें गवर्नमेंट आपको ये बोलती है कि अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ मिस्टेक की है, आप एक्सेप्ट कर दीजिए, आप टैक्स पेमेंट करिए। तो वो चीज़ का डेफिनेटली एक गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है। अगर मैं मान लो खुद का रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो मैं एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैं खुद अपना कैसे पढ़ सकता हूँ, लाइक अ प्रो, कि मुझे कैसे पता चले कि किसी और कंपनी का अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ रहा हूँ एज अ लेमैन, तो मैं उसको कैसे एज अ प्रो पढ़ सकता हूँ कि मुझे उसकी एज यू सेड रीडिंग बिटवीन द लाइंस समझ में आ जाए? सर ये कैसी चीज़ है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड वाली चीज़ है, कि मतलब ट्रेंड में चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैं एक उदाहरण से समझाऊंगा तो आप समझ जाओगे। जैसे समझो आपने कोई एक वस्तु है जो 1 लाख रुपए में बेची, जो आपने 90,000 में खरीदी थी, तो आप बोलोगे 10,000 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही लेमैन तरीका है प्रॉफिट एंड लॉस समझने का कि 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। पर सर इसमें एक बहुत बड़ा कैच जो है वो ये है कि आपने जब ये 1,00,000 रुपए का सामान बेचा, क्या आपके पास ये 1,00,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आ गए या नहीं आए? वो तो नोशनल है कि आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो, करेक्ट। कि आपका कैश फ्लो कितना अच्छा है। तो जिसका कैश फ्लो बहुत अच्छा है वो कंपनियां बहुत अच्छा करती है लाइफ में। आपने जैसे बोला कि आपको प्रो जैसे अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ना है, तो मैं बोलूंगा उससे बढ़िया कैश फ्लो स्टेटमेंट समझना चाहिए किसी को भी। कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसने समझ में आ गया जिसको, वो बहुत अच्छे से कोई भी
स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकता है, वो समझ सकता है कि कंपनी कैसी है, रिसर्च के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक अच्छी चीज़ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर मैं उसको रेट करता हूँ। तो उसको कैसे पढ़ना सीखना चाहिए किसी को? क्या एआई वगैरह से समझ में आ जाएगा अगर उनसे पूछो तो? नहीं सर, एआई से तो नहीं समझ में आएगा, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, ओके। सीएस लोग भी कोर्सेज लेते हैं कैश फ्लोज के ऊपर, हम्म, और थोड़े यूट्यूब के ऊपर भी बहुत अच्छे वीडियोस है, ओके। उनके वीडियोस देख के भी आप समझ सकते हो कि कैश फ्लो क्या होता है। और ये बहुत ही अकाउंटिंग चीज़ है, तो एक कोई अच्छे अकाउंट्स जो पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं, उनकी हेल्प लेके इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। बट एक लेमैन के जैसे समझाऊँ, तो अगर आपने कोई भी आपका सामान बेचा और उसका पैसा आपके पास आ जाता है, वो कंपनियां बेटर करती है। ओके। जैसे हम रिटेल शॉप पे जाते हैं, तो रिटेल शॉप में ऑन द स्पॉट उनको पेमेंट मिल जाता है, कोई भी सामान हम खरीदे उनको ऑन द स्पॉट हम पेमेंट करते हैं। तो वैसे बिजनेसेस जनरली अच्छा करते हैं। हाँ, ओके। उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी है, बट एक लेमैन के हिसाब से समझने जाए तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो आपने ये समझाया कि वर्चुअली हम सभी को एक नॉलेज ले सकते हैं, ऊपरा ऊपरी तो नॉलेज ले सकते हैं यस ताकि हमारा काम निकाला जा सके। यस और वर्चुअल सीएफओ भी आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चला है। तो ये वर्चुअल सीएफओ क्या यही होते हैं जो आपका रिटर्न फाइल करते हैं वर्चुअली बिना आपसे मिले, दूर बैठे, कि क्या है उनका एग्जैक्टली होता क्या ये? सर, वर्चुअल सीएफओ क्या चीज़ है? पहले सब कंपनीज में सीएफओज होते थे, हाँ। और एक कंपनी में एक सीएफओ बैठता था और वो सिर्फ उसी कंपनी का काम करता था। आज के टाइम पे कैसा हो रहा है कि बहुत सारे कंपनीज अफोर्ड नहीं कर सकती एक पूरा का पूरे फुल टाइम एक सीएफओ को अपॉइंट करना, ओके। क्योंकि उनके सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। और सीएज लोग भी है जो, या एमबीए इन फाइनेंस भी जो है, सीएफएज हैं, वो लोग प्रिफर करते हैं कि हम एक टाइम पे 4-5 कंपनियां संभालें। ओके। तो ऐसे लोग जो है वो सिलेक्ट करते हैं ऐसी कंपनियां जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पा रही है पैसे, तो वो 4-5 कंपनियां एक साथ संभालते हैं, और वो बेसिकली एज गुड एज अ सीएफओ ही है। ओके। तो सीएफओ जो पुराने जमाने में थे, वही आज के टाइम पे वर्चुअल सीएफओ जो 4-5 कंपनियां संभाल रहे हैं। पहले का Okay. सीएफओ एक कंपनी संभालता था, आज का सीएफओ 4-5 कंपनियां तो संभाल रहा है। 4-5 कंपनी आपने अगर बोला तो इसमें कहीं पे इंटेग्रिटी की या कॉन्फिडेंशियलिटी की वो दिक्कत नहीं आती? सर, इसमें ऐसी चीज़ है कि हर सीए एक चीज़ समझता है एथिकली, उसको बोलते हैं नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, हाँ। जो साइन करता है। तो सर, जनरली ये चीज़ नहीं होती है कि इंटीग्रिटी हर्ट नहीं होती है, वो रहती है, इंटैक्ट रहती है। तो जनरली कोई सीए नहीं ये चीज़ करता कि ये वो तो शेयर करे। कंपनीज कैसे इस बारे में मेक श्योर करे कि वो लीक नहीं कर रहा है हमारा डेटा कहीं और दूसरी कंपनी से सर, शेयर नहीं कर रहा है? लीगली अगर आप देखने जाएं तो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट सब चीज़ें कवर कर लेता है, तो यही तरीके से ही ध्यान रख सकता है। और बाकी जो है जो डेटा है वो क्लाउड पे रहता है, तो वो तरीके से एक सिक्योरिटी फीचर ऐड कर सकते हैं कि ये डेटा हमारा कहीं पे जा रहा नहीं है। बाकी तो और कोई तरीका नहीं है। कभी आपके पास में भी ऐसा कोई केस है जो आपको उसने बोला हो कि बस एक बार आईपीओ लॉन्च करवा दो, फिर उसके बाद में आप अपने रास्ते में अपने रास्ते देख लेंगे फिर? सर, ऐसे आते तो बहुत लोग हैं, लोग तो ऐसे बहुत आते हैं, पर हम एडवाइस नहीं देते कि आप ऐसा करो, और उनके साथ हम काम नहीं करते। तो ये कौन सा वाला रूट सस्ता पड़ता है? जैसे आईपीओ और डेट मार्केट की आपने बात की, दोनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। तो अगर हम कॉस्ट वाइज देखें एज अ कंपनी, तो कौन सा वाला रूट ज्यादा सस्ता पड़ता है कि ये वाले रूट पे चलने से हमको थोड़ा सा कम खर्चा आएगा और इट इज एडवाइजेबल फॉर द कंपनी? ये एक पेपर पे आप सोचोगे कि मैं लिख लूँ और डिसाइड कर लूँ कि यहाँ पे मेरे को फायदा हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो अगर आप डेट मार्केट की बात करो तो इंटरेस्ट का कॉस्ट हाँ जरूर देखना चाहिए, हाँ। कि अगर इंटरेस्ट के कॉस्ट अगर आप बेयर करने की कैपेसिटी रखते हो तो आपको डेट का रूट अपनाना चाहिए। चलो, इसमें भी एक लेमैन के तरीके से अगर मैं समझाऊं, अगर किसी का मार्जिन ढंग का है और कैश फ्लोज ढंग के हैं, वो आदमी डेट के लिए जा सकता है। आज के टाइम पे अगर आप लोन लेने जाओ तो रफली एक अप्रॉक्स 12% से लेकर 18% तक है। करेक्ट। तो अगर उतनी कैपेसिटी है पेमेंट करने की कि वो कैपेसिटी का पेमेंट कर सकता है, तो उसको डेट के लिए जाना चाहिए। बाकी आईपीओज विजनरीज के लिए है, लॉन्ग टर्म जो पैसा लेना चाहते हैं और कुछ अच्छा प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं और लोगों को पैसा बना के देना चाहते हैं, एक वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं, उनके लिए आईपीओज है। ओके, सो बेसिकली इट इज ऑल नीड बेस्ड एंड नीड बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड। सिचुएशन बेस्ड। कोई एक ऐसा अंधविश्वास या मिथ अबाउट टैक्सेस जो आप आज इस शो पे बस्ट करना चाहते हैं,
वो मिथ क्या होगा कि जो लोगों को एक भ्रम है टैक्सेस के बारे में? मैं जीएसटी का आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जीएसटी में बहुत सारे लोगों को लगता है कि जीएसटी का जो पेमेंट होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो भागते हैं कि जीएसटी नंबर हमको नहीं लेना, जीएसटी नंबर हमको नहीं लेना। वो जीएसटी नंबर क्यों नहीं लेना चाहते, मेरे समझ के बाहर है। Okay. वो जैसे इंडिया में रूल है कि अगर कोई प्रोफेशनल बंदा है या कोई ट्रेडिंग का काम कर रहा है, गुड्स का काम कर रहा है, तो प्रोफेशनल्स के लिए 20 लाख के ऊपर कंपलसरी है। करेक्ट। और अगर आप कुछ गुड्स का काम करें तो 40 लाख के ऊपर कंपलसरी है। अब वो क्या सोचता है, मैं मेरे वाइफ के अकाउंट में भी पैसे ले लूँ, मेरे एचयूएफ के अकाउंट में भी पैसे ले लूँ, पर वो जीएसटी नंबर लेने के लिए भागता है। मैं एक मिथ क्लियर कर दूं, वो खुद के जेब से पैसे नहीं जा रहे हैं जीएसटी के, वो जीएसटी के जो पैसे हैं वो आपके कस्टमर के जेब से जा रहे हैं। चलो एक और एग्जांपल के हिसाब से बताता हूँ। अगर आप शॉप में कुछ भी कोई सामान खरीदने जाते हो तो आप उसको जब पेमेंट करते हो तो आपके विद जीएसटी आपको बिल देता है, तो तब भी आपके जेब से पैसा जा रहा है, तो कस्टमर के जेब से पैसा जा रहा है, दुकानदार के जेब से पैसा नहीं जा रहा। दुकानदार की तो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपसे पैसे लेके गवर्नमेंट को जमा कराना। तो ये सबसे बड़ा मिथ है। लोगों को लगता है कि नहीं भाई जीएसटी नंबर लेंगे तो हमारे जेब से पैसे जाएंगे, आपके जेब से पैसे नहीं जाएंगे। तो लेकिन कईयों को ये भी लगता होगा कि शायद इसमें सब मगजमारी है कि उसको टाइमली हर महीने यार 15 दिन में कुछ जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं, मे बी उस हैसल से बचने के लिए। सर ये बहुत ही नॉमिनल खर्चे होते हैं जो एक पर्सन को कर लेने चाहिए, और अगर अच्छा एक विजन रख के चलते हैं तो ये सब खर्चे ज़्यादा मायने नहीं रखते, बहुत ज़्यादा मेजर कॉस्ट नहीं आती इनकी। ओके। तो ये हाँ ये है, ये ज़रूर आपने एकदम सही पॉइंट पकड़ा, लोग इसके वजह से भी भागते हैं, पर ये चीज़ को टैकल किया जा सकता है। खर्चे से ज़्यादा भी मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेस, हाँ ये भी चीज़ आपने एकदम सही बोली कि स्ट्रेस से भी भागना चाहते हैं कि कौन इतनी मगजमारी करेगा, कौन इतने कंप्लायंसेस करेगा, वो है। बट हाँ अगर आप लॉन्ग रन में देखेंगे तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होती है। और आज का टाइम तो ऐसा आ गया है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं आपके पास जीएसटी नंबर है तो ही हम काम करेंगे, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई है। गवर्नमेंट को अपना कलेक्शन भी मिलता है जीएसटी के ऊपर। करेक्ट। पिछले दिनों हमने देखा कि सोने चांदी ने एक अलग ही रफ्तार पकड़ ली थी, फिर वो एक आसमान छू के फिर से एक बार धरती पे भी आए, फिर वापस से अब थोड़ी सी रफ्तार पकड़ने लगे हैं। तो आपको क्या लगता है आजकल, मतलब च्यवनप्राश में भी सोना चांदी आने लग गए थे, तो आजकल तो लोग च्यवनप्राश भी खाने से डरने लगे। आपको क्या लगता है ये पागलपन कहाँ तक जाएगा, किस तरह से इसका क्या राह दिखती है आपको आगे? तो ये च्यवनप्राश की जो आपने बात की उसके ऊपर मैं बताता हूँ। सोना चांदी जो है वो भी एक एसेट क्लास है। सिल्वर को तो नहीं मानता, सिल्वर एक इंडस्ट्री यूज की चीज है, बट गोल्ड एक एसेट क्लास है जिसको ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में रिस्पेक्ट करता है, इंडिया के बाहर भी रिस्पेक्ट मिलती है, अक्रॉस द वर्ल्ड है। तो सोना जो है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है उसका थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। सोना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंट्री की जो रिजर्व्स होती है वो रिजर्व्स में सोना रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो रिजर्व्स की रिक्वायरमेंट जब तक है तब तक सोने को कोई हिला नहीं सकता है। जब ये रिक्वायरमेंट ऐसी होगी कि सोने को कंट्री रिस्पेक्ट करना बंद कर देगी, जब गवर्नमेंट रिजर्व्स में नहीं रहेगा वो, तब गोल्ड की इंपॉर्टेंस कम हो सकती है। इंडिया में तो मुझे लगता है तब भी कम नहीं होगी। करेक्ट। क्योंकि हमारे तो हाउस होल्ड्स में भी गोल्ड को इतनी इंपॉर्टेंस है। करेक्ट। हाँ, पर एज अ कंट्री लेवल पे अगर आप देखने जाएंगे तो सोना मुझे ऐसा लगता है कि एज अ वेरी गुड एसेट क्लास, जो एक एसेट क्लास में ऐड करना चाहता है, मल्टी एसेट क्लास में ऐड करना चाहता है, उसके लिए गोल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट अच्छा इन्वेस्टमेंट है। ये रेट में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो तो आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना चाहिए, पर एज अ एसेट क्लास गोल्ड अभी भी मुझे लगता है कि अच्छा है, अट्रैक्टिव है। और सिल्वर कमोडिटी बहुत अलग कमोडिटी है, उसका फ्लक्चुएशंस बहुत है, तो एक समझदार व्यक्ति से पूछना बेटर रहेगा कि जिसको सिल्वर कमोडिटी का बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। तो ये तो आपने जैसे बोला कि गोल्ड एक इमोशनली अटैच्ड प्रोडक्ट है जिसका हमारे इकोसिस्टम में या हमारे भावनाओं के साथ में एक अलग ही अटैचमेंट है। सोने का समझ में आता है, पर चांदी ने जो ये मैटर किया था पिछले दिनों, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है आपके हिसाब से? सर आपको मैंने पॉडकास्ट चालू हुआ था तो एक हमारा टॉपिक निकला था कि सेक्टर कौन सा इंटरेस्टिंग लगता है जिसमें पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। तो जो सेक्टर इंटरेस्टिंग लगता है वो मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसमें सिल्वर का यूज होता है। करेक्ट। तो ये सर कोई भी चीज़ अगर ऊपर लेके जानी है तो उसकी डिमांड बहुत होनी चाहिए। तो बीच में ऐसा था कि लोगों को लग रहा था कि बिना सिल्वर के तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में कुछ काम ही नहीं हो सकता। तो
उस वजह से ये इतना चल गया। अगर ये सिल्वर में डिमांड नहीं होती, मतलब ये एक्चुअली डिमांड अगर बहुत ज़्यादा दिखती है तभी कोई कमोडिटी बढ़ता है। करेक्ट। अगर डिमांड नहीं है तो कमोडिटी बढ़ेगा भी नहीं। तो लोगों को लग रहा था कि ये बिना सिल्वर के तो कुछ हो ही नहीं सकता। करेक्ट। और जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की इतनी डिमांड आने वाली है तो एंसिलरी जो है सिल्वर उसको चलाते हैं, तो इस वजह से ये इतना चला। अब आगे जाके पता चलेगा कि ये एक्चुअली इतनी इसकी डिमांड है या नहीं है। सिल्वर की जिस हिसाब से रेट्स गिरे थे उसके बाद, तो ऐसा तो है नहीं कि अचानक से डिमांड बंद हो गई जिसकी वजह से रेट्स नहीं, गिर गए। ये डिमांड आ गई थी ये नहीं बोला मैंने, हाँ डिमांड लग रही है। हाँ। तो डिमांड लग रही थी, अब वो डिमांड का क्या आगे जाके होगा, एक्चुअली होगी कि नहीं होगी, वो सब लोगों ने खाली स्पेकुलेट किया था। तो ये डिमांड आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या होगा। अगर हाँ इसमें सिल्वर बहुत ज्यादा लगता है तो डेफिनेटली फिर सिल्वर भी चलेगा। हाँ, बट सिल्वर ऐसा है कि फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही लेना चाहिए कि इसका क्या है। ऑब्वियसली, बिकॉज ये जिस तरह का बुल रन और उसके बाद में बेयर रन, हाँ, दोनों हाँ, चीजें हाँ। इसने विद इन अ स्पैन ऑफ आई थिंक 15-20 डेज या एक महीने के अंदर सब देख लिया इसने। यस यस यस। जिसको सिल्वर एज अ कमोडिटी बहुत अलग कमोडिटी है, उसको एक जिसने बहुत सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखा है हाँ। उसी को समझ में आती है ये चीज। तो ये एक समझदार व्यक्ति जो इसमें Correct. डील करता हो उसको पूछना एडवाइजेबल रहता है कि वही अच्छी एडवाइस दे पाएगा। ट्रू। और हमने ये भी सुना कि कुछ एक रिपोर्ट जनरेट होती है, कौन सा एक इंस्टीट्यूट है, NISM करके कुछ इंस्टीट्यूट है, उनकी रिपोर्ट्स कितनी क्या हद तक रिलायबल होती है आपके हिसाब से? सर NISM एक कोर्स है, तो बहुत सारे लोग हैं जो NISM का कोर्स कर लेते हैं ओके। और फिर वो अपने रिसर्च रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। तो बेसिकली जो CFAs नहीं करते या जिनको रिसर्च का काम करना है, जो CA नहीं करना चाहते और फिर भी एडवाइजरी सर्विसेज में आना चाहते हैं, वो NISM का कोर्स करते हैं। तो 12th के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जिनका रुझाव रहता है कि NISM का कोर्स करके वो रिसर्च रिपोर्ट्स निकाले। तो ये उनके लिए एडवाइजेबल है, ये कोर्स करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जिसके पास NISM की डिग्री आ गई उसके पास पूरी लिस्ट लग जाएगी, अपॉर्चुनिटीज बहुत खुल जाएगी। पर हाँ, एक चीज ये हो सकती है, वो एक अच्छा उसको आइडिया लग सकता है कि कौन सा स्टॉक अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा, एक थोड़ी समझ आ जाती है उसमें, ये बोल सकते हैं आप। ओके, सो इज इट रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट और इज इट इंडस्ट्री स्पेसिफिक, क्या है? ये हाँ स्टॉक मार्केट से ही रिलेटेड है। म्यूचुअल फंड एडवाइजरी, इसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, अलग अलग कोर्सेज होते हैं। डिपेंड करता है कि NISM का कौन सी डिग्री ली है। कुछ म्यूचुअल फंड के एडवाइजर्स ही बन जाते हैं, तो ये वैसी वाली चीज़ है। तो NISM के कोर्सेज वो करते हैं जो जनरली CA CFA नहीं करना चाहते हैं, FRM नहीं करना चाहते हैं। ऐसे कोर्सेज जो नहीं करना चाहते हैं वो NISM की डिग्री लेते हैं। ओके, सो इज इट द सेम लाइक व्हाट एक्चुअली एक्चुअरीज डज फॉर इंश्योरेंस? इज इट सिमिलर टू दैट? नो सर, बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग। ओके। एक्चुअरीज जो होते हैं उनकी एग्जाम्स का करिकुलम भी बहुत अलग है एंड उनका जो वैल्यूएशन का तरीका है वो भी बहुत अलग है। एक्चुअरी की वैल्यूएशन तो बहुत ही हाई लेवल चीज़ है, तो NISM से उसको कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, बट एक NISM वाले जो लोग हैं उनकी रिसर्च रिपोर्ट अगर आपको लग रहा है ये रिलायबल आदमी है और रिसर्च रिपोर्ट ढंग की लग रही है तो इक्विटी मार्केट के लिए वो रोल प्ले करते हैं। और जो इसका एक्चुरी का काम है, एक्चुरी का काम तो कंपनी के वैल्यूएशंस का काम होता है। जैसे कि ESOP आपने सुना होगा, आज के टाइम पे बहुत ट्रेंड में है, ESOP की वैल्यूएशन करवानी रहती है। तो ESOP की जो वैल्यूएशंस होती है वो एक एक्चुरी करता है। और ग्रेचुइटी की जो वैल्यूएशन होती है, बेसिकली एक्चुरी का काम ये होता है कि आपका फ्यूचर में जो भी खर्चा होने वाला है उसकी आज की वैल्यू निकाल दो कि आज की क्या वैल्यू बनेगी। वो वैल्यू पे कंपनी एक अपनी लायबिलिटी खड़ी कर देती है कि आगे जाके हमारी फ्यूचर में इतना खर्चा लगने ही वाला है, उसके लिए वो प्रोविजन बना के रख लेती है कि इतना खर्चा आगे फ्यूचर में लगेगा। तो ये वैल्यूएशन एक्चुरी करके देता है। NISM की जो डिग्री करते हैं वो ये काम नहीं करते हैं। आपने वैल्यूएशन की बात की, इससे मुझे एक सवाल और दिमाग में आया कि अगर इंसान को अपनी लाइफ की वैल्यूएशन करनी हो कि मैं कुछ इस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग करूं कि मेरे आगे तक फ्यूचर सिक्योर हो जाए, तो उसको क्या एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन या हैबिट इनकलकेट करनी चाहिए अपने आप में कि उसके आगे चल के लाइफ लॉन्ग कभी कोई तकलीफ ना आए? सर, इसके सबसे जो 2 मूल मंत्र है कि जो लेने ही चाहिए हर एक इन्वेस्टर को, हर एक व्यक्ति को, वो है सबसे पहले उनको गोल्स बनाने चाहिए। आज के टाइम पे गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग नहीं होती। अब कितने लोग बोलते हैं हमारे कुछ गोल्स ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। अगर आपको एक स्कूटर भी खरीदनी है वो भी आपका एक गोल है। करेक्ट। अगर आपको एक गाड़ी खरीदनी है वो भी आपका एक गोल है। अभी पेरेंटिंग वाले जो लोग हैं उनको एक एजुकेशन करनी है अपने बच्चे की,
वो भी एक गोल है। तो ये सब छोटे छोटे गोल्स होते हैं, किसी के लिए छोटे गोल्स है, किसी के लिए ये बहुत बड़े गोल्स है। तो सबसे पहले गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग होनी चाहिए, उसके बाद में आपको एसेट क्लास सिलेक्ट करना चाहिए। तो मूल मंत्र पहला ये है कि आपका गोल बनाइए कि क्या गोल है, उसके हिसाब से सेकंड जो मूल मंत्र है वो एसेट क्लास है। फिर आप अपना एसेट क्लास सिलेक्ट करिए कि आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है या आपको गोल्ड लेना है। उस हिसाब से फिर इन्वेस्टिंग प्लानिंग होती है कि किस तरीके से आप पैसे कमा सकते हो। तो सबसे गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग इज द बेस्ट इन्वेस्टिंग। और इन सब में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को आप कहाँ मानते हैं? क्या आजकल काफी अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन हो गया वो भी इन्वेस्टमेंट्स का? जो लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, जिनको स्टॉक्स की समझ नहीं है, वो उनके लिए ये रूट बहुत अच्छा है म्यूचुअल फंड का, SIPs का। हाँ, वो भी इन्वेस्टर जो स्टॉक एडवाइजर्स है, जो म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स है, उनकी हेल्प जरूर लेनी चाहिए। उनको ज़्यादा पता होता है। आज के टाइम पे लोग क्लिक कर लेते हैं, AI का ज़माना है, कौन बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स है और उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, वैसा नहीं होना चाहिए। एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर को जरूर पूछ लेना चाहिए कि कौन से म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए। और हाँ, इसमें भी रिस्क है, ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है, क्योंकि आप शेयर मार्केट में पैसा डाल रहे हो, इट इज सब्जेक्ट टू रिस्क, तो वो तो है ही। पर म्यूचुअल फंड जो एक नॉर्मल व्यक्ति इक्विटी मार्केट में अपने पैसे लगाना चालू करता है, उसके लिए ये एडवाइस देते हैं कि आप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर देना चाहिए। तो थोड़ा एक आपको आइडिया लग जाता है कि क्या ये इंडस्ट्री में किस तरीके से काम होता है, इक्विटी मार्केट किस तरीके से रन होता है। तो वैसे व्यक्ति के लिए हाँ, म्यूचुअल फंड एडवाइजेबल है। और इन जनरल आपने कहा कि गोल्ड इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, इज दैट ट्रू, या आपको लगता है कि कुछ और है? सर, ये भी गोल बेस्ड डिपेंड करता है कि आपके गोल्स कैसे हैं। आपको अगर शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा पेन नहीं चाहिए कि मार्केट ऊपर नीचे जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति के लिए गोल्ड एक सेफ ऑप्शन हो सकता है। हाँ, और बट हाँ, गोल्ड को मैं बाहुबली नहीं बोलता, इक्विटी ही बाहुबली है। तो हाँ, इक्विटी ही बाहुबली रहेगा, क्योंकि उसके रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो 10% प्लस है और गोल्ड अप्रॉक्स 10-11 के बीच में फॉल करता है। तो और वो इन्फ्लेमेबल भी उतना ही है। यस। अच्छा, अब एक वियर्ड सवाल, मान लो अगर आपको देश का फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाए ओनली फॉर अ डे, तो आप सबसे पहले क्या 3 चीजें बदलना चाहोगे? सर, पहले तो ये क्वेश्चन आपने पूछा है वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और ऐसा लग रहा है कि मतलब आप बॉलिंग तो मतलब ऐसी टफ डाल रहे हैं, ग्रिल करने के इंटेंशन से है। हाँ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तो फाइनेंस मिनिस्टर अगर मुझे बनाया जाए तो सबसे पहले मैं फाइनेंस के ऊपर फोकस नहीं करके मैं तो एजुकेशन पे फोकस करूंगा। ओके। मैं तो ये चाहूंगा कि जितना हो सके हमारे GDP के नंबर्स में अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे बच्चों को बहुत फायदा हो, तो मैं वहां पे खर्चा जरूर करना चाहूंगा कि एजुकेशन के ऊपर इतना खर्चा करो कि बाहर के लोग भी सोचे कि इंडिया में ही आके हम पढ़ाई करें। हाँ, तो उस रूट से अगर आप देखोगे तो इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज भी बहुत आ सकता है कि बाहर के लोग अगर इंडिया में एडमिशन लेने लग गए तो हमारा GDP बहुत शूट हो सकता है। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था कि न्यूजीलैंड की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है एजुकेशन के ऊपर, तो वहाँ पे उन्होंने एजुकेशन पे इतना बड़ा फोकस किया है। तो मैं अगर फाइनेंस मिनिस्टर बना तो डेफिनेटली मैं एजुकेशन पे बहुत बड़ा फोकस रखूंगा। अगर एजुकेशन इंडिया का बढ़िया हो गया और बाहर के लोग आगे पढ़ने लग गए तो इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज बहुत आएगा, जिसकी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो हमारा डेफिसिट है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा। वेरी वेल सेड। हाँ, तो मैं 3 चीज़ नहीं, मैं तो एक ही चीज़ पे फोकस करूंगा, एजुकेशन। सो अगर कोई ताज़ा तरीन CA बना है तो आपकी क्या सलाह होगी? उसको जॉब करना चाहिए किसी कंपनी में या खुद का कोई वेंचर शुरू करना चाहिए? सर, ये बहुत ही व्यक्तिगत सवाल है। ये इंडिविजुअल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि उसको प्रैक्टिस में जाना चाहिए या उसको जॉब करना चाहिए। किसी व्यक्ति को अगर ऐसा है कि मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, स्टार्ट से ही सोच रहा है कि बिजनेसमैन ही मुझे बनना है, वो आदमी तो प्रैक्टिस में ही जाएगा। और जिस आदमी को हैसल फ्री लाइफ चाहिए, शांति की ज़िंदगी चाहिए, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं चाहिए, डे टू डे लाइफ में ऐसा नहीं चाहिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस मैं फेस कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को रिस्पॉन्सिबल हूँ, वैसे व्यक्ति को जॉब में जाना चाहिए। तो जिसको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लाइफ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कि जॉब में चैलेंज नहीं है, जॉब में भी चैलेंजेस है, पर एज कम्पेयर टू प्रैक्टिस इतने नहीं है। तो ये एक पैरामीटर हो सकता है
सिलेक्ट करने का कि प्रैक्टिस में जाना चाहिए जॉब, पर ये बहुत ही व्यक्तिगत है। पर अगर इसके जो स्किल्स एक्वायर करते हैं सीए बनने में, उसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है कि इसको जॉब के लिए ज़्यादा यूटिलाइज करें तो बेटर है या बिजनेस के लिए ज़्यादा यूटिलाइज करें तो बेटर है? अगर आप प्रैक्टिस एंड बिजनेस के बारे में बोलोगे तो उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आपके अगर कोई पुराने बिजनेस है जो आपके फोर फादर से चलते हुए आ रहे हैं, कोई फादर का है, तो उसमें आप बिजनेस में जा सकते हो। ऐसे लोगों के लिए एडवाइजेबल है कि वो हम उनका ही खुद का बिजनेस संभाल लें और फिर वो चीज़ों को बहुत अपने, क्योंकि हमारा जो करिकुलम है वो करिकुलम बहुत सारी चीज़ें सिखाता है सर। तो वो अपना वो जो पढ़ाई करके आ रहा है वो पढ़ाई डेफिनेटली अपने बिजनेस में डाल के बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकता है। हाँ, बट अगर किसी के पास कोई बिजनेस नहीं है, पुराना कुछ बिजनेस नहीं है, वो व्यक्ति के लिए प्रैक्टिस एक बार के लिए ऐसा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है प्रैक्टिस में, तो वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता है। प्रैक्टिस तो सर कितने सीएस तो अपने घर से स्टार्ट करते हैं, फिर वो रेंट की ऑफिस में जाते हैं, फिर वो खुद की ऑफिस खरीदते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो कम लगता है, इस वजह से प्रैक्टिस एडवाइजेबल रहती है उनके लिए। और जिसका खुद का पहले से ही बिजनेस आ रहा है उसके लिए तो चलो ठीक है, वो तो बिजनेस में घुस भी सकता है। तो जो नए लोग सीए बनने की सोच रहे हैं, जो एस्पायर कर रहे हैं सीए बनना, उनके लिए आपकी कोई सलाह, कोई मशवरा? सर ऐसा है कि मैं तो भेड़ चाल में चले गया था, तो आज के टाइम पे उनको काउंसलिंग जरूर कर लेनी चाहिए। ओके। अगर वो काउंसलिंग कर लेते हैं उसके बाद में एडवाइस, मतलब जो काउंसलर देता है कि हाँ ये आपके लिए सही लाइन है, वो लाइन उनको सिलेक्ट कर लेनी चाहिए। और भेड़ चाल से अवॉइड करना चाहिए। भेड़ चाल से अवॉइड कर लेना चाहिए। भेड़ चाल में नहीं जाना बेटर है। हाँ, मुझे चलो ठीक है आईपीसीसी में समझ में आ गया, पर बहुत टाइम लग गया आईपीसीसी पहुंचते पहुंचते भी। तो वो आज के दिन पे डिसाइड करना है किसी को, कोई 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट है, उसके लिए एडवाइजेबल है कि वो एक काउंसलर को पूछ ले। करेक्ट। और आई थिंक उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, हाँ, अवेयरनेस भी इतने साधन भी नहीं थे जो हम पता कर सकते थे, या काउंसलिंग भी इतनी रोबस्ट नहीं हुआ नहीं थी। आजकल सबके टूल्स भी हो गए, एंड इनफैक्ट मैं तो ये मानता हूँ कि आजकल ऑनलाइन भी इतने टूल्स अवेलेबल है आपके पास काउंसलिंग के, हाँ, कि आपको ऑलमोस्ट फ्री में या कम पैसों में भी आपको अच्छी से अच्छी गाइडेंस मिल सकती है ऑनलाइन। डेफिनेटली। एंड इनफैक्ट पेरेंटिंग का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। पेरेंट्स जो एडवाइस देते हैं, पेरेंट्स को जितनी चीज़ें समझ में आती है उतनी चीज़ें नहीं समझ में आती बाकी लोगों को। क्योंकि बच्चा सामने ही उनके बड़ा होता है, तो वीकनेसेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वो पता होती है। इनफैक्ट अगर कोई बहुत ही क्लोजली कोई टीचर वॉच कर रही है स्टूडेंट को, वो टीचर से भी एडवाइस ले सकता है कि उसको कौन सी लाइन में जाना चाहिए। तो एक टीचर पेरेंट्स का कॉम्बिनेशन एंड काउंसलिंग का कॉम्बिनेशन से डिसाइड कर सकता है कि सीए में घुसना चाहिए या एमबीए में घुसना चाहिए। और जिन पेरेंट्स के बच्चे सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, उन पेरेंट्स को आप कुछ कहना चाहेंगे? उनको तो खाली एक ही चीज़ बोलूँगा कि बस बच्चे को सपोर्ट करिए, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स जब देते हैं तो उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। हमारे सीए के जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो बहुत ही कम परसेंटेज बच्चे पास होते हैं। तो ज़्यादा डिमोटिवेट मत करो बच्चों को जो फेल हो गए, क्योंकि अगर आप रेशियो के हिसाब से मैं बात करूँ तो हम अगर टीवाई बीकॉम की बात करें तो टीवाई बीकॉम में 80-85%, 90%, 95% बच्चे क्लियर हो जाते हैं। अब तो पेरेंट्स को लगता है अरे बीकॉम तो आप इतने आसानी से क्लियर हो गए। अब सर सीए का परसेंटेज उल्टा है। सीए में पास ही 20%, 10% बच्चे होते हैं। तो अब वो 10-20% बच्चों में रहना डिफिकल्ट टास्क है। तो डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। और बस जिसको ऐसा है कि सीए बनना ही है वो बन जाता है। अटेम्प्ट्स लगते हैं पर बन जाता है। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं माँ बाप कंपैरिजन भी बहुत करते हैं। देख, शर्मा जी का बेटा बन गया, तू रह गया। कंपैरिजन तो बहुत ही बुरी चीज़ है। कंपैरिजन तो जरा भी नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली खुश रहना इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन आगे पीछे भी चल जाता है। बहुत तो कितने लोग तो ऐसे भी कि जिन्होंने एजुकेशन नहीं की और लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है। करेक्ट। फाइनली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू किस तरह की मेहनत आप करते हो, किस तरह का आप एफर्ट डालते हो लाइफ में आगे बढ़ने। जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ आपको थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी भी आती है, तो क्या कभी आपने एस्ट्रोलॉजी का यूज करके कभी ये देखा है कि कौन सा क्लाइंट मेरे साथ कितने टाइम तक रहने वाला है या कब तक काम देने वाला है मुझे? आपको एक चीज़ आपने बचपन से सुनी होगी, आप एवरीडे किसी से भी मिलते हो ना तो कुछ एक नई चीज़ सीखते हो, है ना? ये सब कहते हुए आ रहे हैं। तो मैं आज आपसे एक चीज़ सीख के जा रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी यूज़ कर लेनी चाहिए। तो आज तक तो कभी की नहीं है, पर हाँ ये आपने एकदम इंटरेस्टिंग बात बताई
कि हाँ कि एस्ट्रोलॉजी का यूज़ तो कभी किया नहीं है। हाँ, कोई बड़ा क्लाइंट है जो बहुत अच्छा बिजनेस दे रहा है तो बोले एस्ट्रोलॉजी करके पता कर लो कि कब तक रहेगा। हाँ, तो ये सीख मतलब आज मैं मतलब सही चीज़ हो गई आज मेरे साथ कि हाँ, ये चीज़ सीख के जा रहा हूँ मैं पॉडकास्ट से। नहीं नहीं, मजाक की बात थी। अगर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड है या इन्वेस्ट करना चाहता है तो आपकी उसके लिए क्या सलाह होगी? किस तरह से ध्यान रखना चाहिए उसे अपने प्रॉफिट्स का, या अपने नुकसान ना हो उस तरह से? किसी भी व्यक्ति को है ना बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स लेके नहीं चलना चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल्स लेके चलना चाहिए। अगर उनके जो भी गोल्स लॉन्ग टर्म है और फिर इक्विटी मार्केट में उनका पैसा लगा है तो उनको इतनी ट्रबल नहीं होगी। पर अगर किसी के बहुत ही शॉर्ट टर्म गोल्स है तो शायद फिर आपके गोल्स और आपके इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी में अलाइनमेंट नहीं है। तो शॉर्ट टर्म गोल्स किसी के भी हैं वो इक्विटी मार्केट में उसको नहीं होना चाहिए। Okay. इक्विटी एज अ एसेट क्लास ऐसा है कि थोड़ा लॉन्ग टर्म आपके पैसा रखना चाहते हो उनके लिए एडवाइजेबल होता है। जो शॉर्ट टर्म है उनके लिए बहुत इंस्ट्रूमेंट्स और भी है, एफडीज है, एफडी में पैसा रखना चाहिए कि पैसा खराब नहीं हो एटलीस्ट आपका। और डिफरेंट एसेट क्लास है उसमें पैसा रख सकते हो, गोल्ड है गोल्ड में पैसा रख सकते हो। इक्विटी एज अ एसेट क्लास लॉन्ग टर्म वालों लोगों के लिए, तो यही एडवाइस है। थोड़ा सा सीरियस सवाल। जनरली सीएस का काम होता ही दूसरे की वेल्थ और अपनी वेल्थ का हिसाब किताब लगाना। आपके मायने में क्या पैसा ही सब कुछ होता है? अगर नहीं तो क्या कभी आपने भी किसी का काम फ्री में किया है? सर ये बहुत आपने जैसे शुरुआत की क्वेश्चन की तो आपने बोला ये बहुत सीरियस क्वेश्चन है, बट मैं एकदम स्माइलिंग वे में इसका आंसर दूं, हाँ हाँ, एकदम सीरियस होके नहीं। तो मैं एकदम स्माइलिंग वे में आंसर देता हूँ। सर सबसे ज़्यादा है ना स्माइल करना इंपॉर्टेंट है, तो बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी है। हेल्थ इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में वेल्थ आती है। हेल्थ रही तो वेल्थ बन जाएगी। तो मैं तो खुद ऐसा हूँ कि आप मॉनसून में देखना कि फ़ोन करोगे मैं मिलूंगा ही नहीं आपको मुंबई में। मैं तो खुद घूमते फिरते रहता हूँ, बहुत डिफिकल्ट होता है चेस करना मुझे तो मैं तो खुद मानता हूँ पहले हेल्थ है फिर वेल्थ है। तो हेल्थ के पीछे भागना चाहिए फिर वेल्थ के पीछे भाग लो। ओके, तो आपके हिसाब से पैसा ही सब कुछ नहीं है? पैसा सब कुछ नहीं है, तो अगर मैं आपको हेल्थ सब कुछ है। अगर मैं आपको 4 चीज़ें रैंक करने के लिए बोलूँ हाँ तो उसमें नंबर 1 से लेकर नंबर 4 में क्या आएंगे? जिसमें हेल्थ हो गया, पैसा हो गया, प्यार हो गया और रिलेशनशिप हो गया। सर सबसे ऊपर मैं अगर दूंगा तो रिलेशन को दूंगा। Okay. फर्स्ट रैंक तो रिलेशन है। प्यार रिलेशन मतलब एक साथ ही जाते हैं, तो सेकंड मैं प्यार को दे दूंगा। तीसरा जो दूंगा मैं वो हेल्थ को दूंगा। फिर चौथे नंबर पे मैं दूंगा वेल्थ को। सो ये Third आज पे। हमारे साथ सीए हैं जो पैसों के बारे में बात करते हैं, लेकिन खुद ये पर्सनली मानते हैं कि पैसा लास्ट में आता है। पहले रिलेशनशिप आती है, उसके बाद में प्यार आता है, फिर उसके बाद में हेल्थ और लास्ट में पैसा आता है। दिस इज कमेंडेबल एंड दिस इज रियली गुड टू नो फ्रॉम एटलीस्ट अ सीए। अब आपके बिजनेस से रिलेटेड एक सवाल। लास्ट डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, लास्ट आवर ऑफ रिटर्न फाइलिंग, और वहीं पे आपने देखा कि वेबसाइट क्रैश हो गई और आपका क्लाइंट फ़ोन करता है कि मेरा तो रिटर्न आज ही जाना चाहिए, नहीं तो आपकी फीस तो छोड़ो, मैं आपको पेनल्टी के पैसे भी भरवाऊंगा। तो ऐसे में आपका क्या रिएक्शन होता है? ठीक है, ये आपने बढ़िया होमवर्क किया है कि ऐसे क्वेश्चंस मुझे फेंकते जाओ, डिफिकल्ट बॉल्स डालते जाओ। पर सच में ये मेरे साथ हो चुका है। ओके। तो सर ऐसे सिचुएशन में मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी जो है वो क्लाइंट है। तो मेरे लिए क्लाइंट पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डेडलाइंस वगैरह बहुत ही मीट करना चाहता हूँ। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक डेट आ गई थी और मैं जैसे एडवांस पैसे लेके फिर मैं काम करना चाहता हूँ, तो मुझे एडवांस पैसे नहीं आए थे। क्लाइंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स भी नहीं था। क्लाइंट को पता भी नहीं थी कि इस दिन उसकी ड्यू डेट है। तो अब व्यक्ति क्या करे? तो मैं तो किसी सीए के थ्रू वो क्लाइंट को जानता था। मैंने वो सीए से फॉलोअप किया कि भाई हमको एडवांस फीस नहीं आई है, तो आप क्लाइंट से बात करिए, एडवांस फीस दिलवा दीजिए। मन में एक चीज़ रहती है कि क्लाइंट का नुकसान नहीं होना चाहिए हमारी फीस के चक्कर में। मेरे जो एथिक्स है वो यही एथिक्स सिखाते हैं कि उनका काम पहले कर देना चाहिए, क्योंकि फिर उसको पेनल्टी या इंटरेस्ट आ जाएगा। तो मैंने सबसे पहले जो मेरा काम है वो मैंने मेरा काम किया, और लकीली मैं आपको बोलता हूँ नेक्स्ट डे उठते ही सबसे पहला मेल मुझे जो दिखा है वो मेरी फीस का मुझे दिखा है। वाह। हाँ, तो इंटेंशन सही रखे, नीयत सही रखी, पहले काम किया तो पैसे आ जाते हैं। तो मैं तो यही मानता हूँ कि काम कर देना चाहिए, क्लाइंट को अटकाना नहीं चाहिए उनकी फीस के चक्कर में
या कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जैसे रिटर्न फाइलिंग की आपने बात की, तो रिटर्न फाइल कर देना चाहिए, उसको इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए, वो चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो मेरे रिटर्न फाइलिंग में तो मेरे को कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि एकदम डेड लाइन पे कोई आके मुझे क्लाइंट बोल रहा है कि मेरा रिटर्न्स अपलोड नहीं हुए। हम लोग टाइमली रिटर्न्स भर देते हैं। हाँ, पर एक स्क्रूटनी का केस था, वो स्क्रूटनी के केस में डेडलाइन आ गई थी, उसमें एडवांस फीस नहीं आई थी, पर मैंने उसका रिप्लाई जो था वो टाइमली डाल दिया और नेक्स्ट डे फीस आ गई। ग्रेट। नहीं, बट कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है जब सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाती है, जब चीज़ें आपके बस में नहीं रहती, तब ऐसे में आपको बेबसी सी महसूस होती है और सामने क्लाइंट आपको और अलग से प्रेशराइज करने में लगा है कि भैया मेरा तो टाइम पे काम होना चाहिए, फिर मुझे जो फाइनेंशियल लॉस होगा वो आप जिम्मेदार हो, मैं नहीं हूँ। सर फाइनेंशियल लॉस की जब रही बात कि फाइनेंशियल लॉस ही है, तो क्लाइंट सर मेरे लिए प्रायोरिटी है। हाँ, एक बार के लिए अगर समझो कोई कॉस्ट है जो मैं इंकर कर सकता हूँ तो मैं इंकर करता भी हूँ। क्लाइंट मेरे लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें होती है सर, कभी कितनी बार हमारे भी जेब से खर्चा लग जाता है, तो सर उसको कुछ हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैं उसको एज अ बिजनेस लॉस जैसे कंसिडर कर लेता हूँ कि बिजनेस लॉस हो गया हमारा एंड आगे फिर कभी रिकवर कर लेंगे। पर क्लाइंट सबसे पहले टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहती है, तो वो सिचुएशन में तो खुद को ही जेब से पैसे डालने पड़ते हैं। आई थिंक ये जज्बा, ये जो आपने बात की, इस जज्बे की जितनी सराहना की जाए कम है, क्योंकि ये ही एक जज्बा है जो एक ट्रू सच्चे बिजनेसमैन की एक मेन डीएनए की रग होनी चाहिए। करेक्ट। कि मेरा क्लाइंट खुश होना चाहिए, भले ही उसके लिए मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस हो जाए, चलेगा। यस। तो ये आज का हम टेक अवे भी मान सकते हैं कि अगर आपको अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन करना है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जस्ट मेक श्योर कि आपका क्लाइंट इज हैप्पी विद योर Ethically. सर्विसेज, करेक्ट। योर एथिक्स, योर वर्क एथिक्स एंड एवरीथिंग दैट यू डू अराउंड हिम, दैट किसी भी तरह से उसको नुकसान ना हो। उसका नुकसान एक बार के लिए आप झेल लो, लेकिन अगर आपको क्लाइंट को लॉन्ग रन के लिए बनाना है अपने साथ, तो उसे हमेशा खुश रखो। वेरी वेल सेड, दैट्स वेरी वेल सेड। यस, राइट। हम अक्सर देखते हैं कि लोग जो भी सीए होते हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। when they meet you for the very first time, they try to impress you with all their facts and figures and everything, work ethics। कैसे पहचान की जाए कि कौन एक अच्छा सीए है जो आपका वाकई में रिटर्न अच्छे से फाइल करेगा, आपका टैक्स बचाएगा, आपकी हेल्प करेगा हर महीने में, और कौन सा ऐसा सीए जो सिर्फ बातें का शेर है, बाकी असली में सब्सटेंस नहीं हो। इसका मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ जो मुझे लगता है कि आप जज कर सकते हो। खाली मैं सीए की बात नहीं करता कि अच्छा सीए है या बुरा सीए है। मतलब आप कोई भी एक प्रोफेशन, अच्छा लॉयर पकड़ लो या बुरा लॉयर पकड़ लो, मतलब कहीं पे भी आपको डिफरेंशिएशन चाहिए। हाँ। तो मैं मानता हूँ कि आप कभी भी एक बिजनेसमैन से अट्रैक्ट होते हो, सेल्समैन से अट्रैक्ट नहीं होते हो। आप चाहते हो कि मैं एक बिजनेसमैन जो व्यक्ति है उससे बात करने में मजा आता है, एक सेल्समैन व्यक्ति से बात करने में इतना मजा नहीं आता। बिल्कुल। तो इसी तरीके से मैं डिफरेंशिएट करता हूँ कि अगर कोई अच्छा सीए है उससे आपको बिजनेसमैन क्वालिटीज दिखनी चाहिए। अगर आपको बिजनेसमैन क्वालिटीज दिख रही है मतलब दैट इज अ गुड सीए। Okay. जो आपसे रिलेशन अच्छा रखना चाहता है, सर्विस ओरिएंटेड बातें कर रहा है, जो सिर्फ सर्विस की बात कर रहा है कि मैं आपको कैसी सर्विस दूंगा, टाइमली आपका काम करूंगा। अगर टाइमली सब चीजें करने की कमिटमेंट्स है, तो सर्विस ओरिएंटेड अगर है और रिलेशन ओरिएंटेड है, तो वो एक बिजनेसमैन की क्वालिटीज है, तो वो एक अच्छा सीए है। और सेल्समैन की क्वालिटी होती है काम करना, कि भाई चिपकाए, ये माल बेच के जाओ। तो अगर कोई सीए ऐसा लग रहा है कि खाली माल बेचने आया है आपको और सर्विस नहीं दे पाएगा, तो ये डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो। तो अच्छा बिजनेसमैन है मतलब वो अच्छा सीए है, अगर अच्छा सेल्समैन है वो अच्छा सीए नहीं है। वाओ, ये एक बहुत ही आपने शायद अपना ट्रेड सीक्रेट हमारे साथ शेयर किया है कि अगर आपको पहचानना हो कि कोई अच्छा प्रोफेशनल किस तरह से गेज किया जाए, तो अगर कोई सेल्समैन की तरह बात कर रहा है तो वो अच्छा प्रोफेशनल नहीं है। अगर वो एक बिजनेसमैन की तरह बात कर रहा है तो वो अच्छा ये भी चीज एक है, मैंने देखी, कोई बनाकर नहीं बोल सकता। ये जो है वो आपकी फितरत से ही फितरत बाहर से आएगा। ईमानदार। वो फितरत से बाहर आएगा, वो कोई बना के बनावटी बोली में बात नहीं कर सकता आपसे। बराबर। Very well said, very well said. Nice. Puneet Surolia, with this kind of an attitude and work ethics, where do you see him after 5 years down the line? सर 5 years डाउन द लाइन अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं चाहता हूँ अपने आप को एक अच्छा वैल्यूअर बनाऊँ और लोगों के अच्छे से वैल्यूएशंस करूँ, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शार्क टैंक जो एक स्टार्टअप्स टाइप है, बट जो जनरली एक अच्छा बिजनेस कर रही है। तो 5 साल बाद में डाउन द लाइन मैं सोचता हूँ कि अपने आप को एज अ मर्चेंट बैंकर देखूँ,
ओके। और खुद एक IPOs के काम करूं। बस 5 years डाउन द लाइन आज एक सबसे बड़ा गोल यही है मेरे माइंड में कि मैं एक मर्चेंट बैंकर बनूं और मेरे Okay. पास एक मर्चेंट बैंकिंग का लाइसेंस रहे और मैं अच्छी कंपनियों के लिए पैसे रेज कर पाऊं और वो कंपनियों को अच्छा ग्रो कर पाऊं, उस पैसे से कंपनियां अच्छी ग्रो हो और सरकार को बस टैक्स जाते जाए उन कंपनियों की तरफ से, बस यही चाहता हूँ। हम चाहेंगे कि आप खूब सारा टैक्स भरें, क्योंकि आपकी उससे भी क्या कहते हैं ना, 3 गुना 4 गुना कमाई हो, तब जाके आप टैक्स भी भर पाए। खूब आप प्रगति करें। आपसे बात करके इतना अच्छा लगा, हम बता नहीं सकते। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू रवि जी फॉर कॉलिंग मी, और बहुत मज़ा आया मुझे भी पॉडकास्ट में। बहुत ही दिल से बातें हुई है बिल्कुल। और बातें भले ही दिमाग की थी पर बातें करी सब दिल से। दिल से थी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आज के इस डिस्कशन से ये बात तो साफ है कि अकाउंटिंग सिर्फ बैलेंस शीट ही नहीं, बल्कि एक बैलेंस्ड लाइफ जीने का तरीका भी सिखाती है। डेबिट और क्रेडिट्स की दुनिया से कहीं आगे जब बात व्यवहार की और प्रोफेशनलिज्म की आती है ना, तो पुनीत सुरुलिया जी से बढ़कर शायद ही कोई सीए होगा जो इन सभी खूबियों को एक साथ अपने आप में समाये हुए होगा। पुनीत जी जैसे ही कई और अनमोल रत्नों को हम आप सभी लोगों के लिए पेश करते रहेंगे। तब तक रवि अग्रवाल को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग सक्सेस फंडे, सक्सेस सिंप्लीफाइड, फंडे एम्पलीफाइड।